चालू हो गया? क्या करवा दिया भाई? बस बातें नहीं, उम्र कंप्लीट हो गई क्या? उपनाम लिखवा दिया लास्ट। अगला लिखो डांडिया। डांडिया नृत्य। चलो देखो देखा, बताओ एक दो चीजें, क्योंकि इस डांस में मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, केवल इसी में जो आपको बताना है, क्योंकि वो आपसे संबंधित ही बात है, इसलिए बाकी में आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसलिए कि आपके दिमाग में जो चीजें चले हैं, अगर आप अभी यहाँ गलत कर लोगे तो एग्जाम में गलत नहीं होगा, और अगर आप यहाँ गलत नहीं करोगे तो वो एग्जाम में गलत होगा, ये फिक्स है। तो जितना भी आपको गलत सलत जो आता है वो बोलना चाहिए। कभी ऐसा मत सोचा करो कि हम बोलेंगे पता नहीं क्या हो जाए, कुछ नहीं होता। आज तक कुछ नहीं हुआ, अब आगे क्या ही होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप बताओ डांडिया होता कहाँ है? गुजरात में। डांडिया करता कौन है? महिला पुरुष दोनों। डांडिया होता कब है? नवरात्रि में। आपसे घूमर में तो मैंने नहीं पूछा, बस अब बात नहीं, बताने के बाद में फिर बातें नहीं, बात करनी हो तो बाहर चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से याद रखना कि गुजरात में आपने, बाकी मैं डांस में पूछूंगा भी नहीं क्योंकि बाकी का आपको पता भी नहीं है। आपको ये जो आता है ये गलत आता है, इसलिए पूछा है। ये सब बच्चों की समस्या है, क्योंकि शिक्षक शिक्षक बाद में है, पहले स्टूडेंट अगर बनेगा तो समझ में आएगा कि चीजें समझ क्या नहीं आती और इनके सबके दिमाग में क्या चलता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना, ये तीनों फैक्ट गलत है, तीनों की तीनों फैक्ट गलत है। और ये हमारे दिल दिमाग में इस तरीके से चीजें बटी हुई हैं, उसको बाहर निकालने के लिए आपसे पूछा है। नहीं तो बाकी तो पूछते ही नहीं है ना, बाकी में तो मैं सीधा ही पढ़ाऊंगा कि ये होता है वो होता है। इसीलिए, क्योंकि पहले जो चीज आप गलत सोच के बैठे हो उसको निकालना जरूरी है। इसको मैं डायरेक्ट पढ़ा भी देता तो भी आप अपने मर्जी से ही करके आते हैं एग्जाम में, कि नहीं उसने तो ऐसे ही पढ़ा दिया होगा, हमने जो देखा है वही होगा। पर आप एक चीज बताओ, पहले ही सवाल का उत्तर दे रहा हूं मैं आपके को, कि हम राजस्थान पढ़ रहे हैं तो गुजरात की तो बात आनी ही नहीं है, पहली बात तो यही है। इसलिए ये तो आप सोचो ही मत कि डांडिया आपको गुजरात में करना है। गुजरात में रियल में देखा जाए तो सबसे प्रसिद्ध डांस होता है गरबा। वो गरबा में डंडे लेके किया जाता है, इसलिए हमने उसको डांडिया भी बना रखा है। सबसे प्रसिद्ध तो वही है, जो गरबा किया जाता है वो सबसे प्रसिद्ध है। और गरबा राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, लास्ट अजमेर है जहां तक गरबा होता है। उससे ऊपर वाले राजस्थान में गरबा नहीं होता है। इधर की साइड में ये संस्कृति नहीं है कि नवरात्रों में कोई महिला गरबा कर रही है पुरुष कोई गरबा कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उधर की गुजरात से टच वाले एरिया में है। क्योंकि हमेशा संस्कृति ये होती है कि पास वाले एरिया में जाती है, तो वो पास वाले में जाती है। और अपनी साइड में तो कोई त्योहार ढंग का नहीं मनाया जाता। अपने यहाँ तो लोगों को बस पैसा कमाना है, जिंदगी जीनी है, संस्कार संस्कृति या कल्चर के कोई भी फेस्टिवल जो होते हैं उन सबको कोई नहीं मनाता। ये अगर देखना हो तो उदयपुर में टिक के देखो, एक साल पता चले कि यार इनको कहते हैं त्योहार मनाना। वहां पे जो चाहे कितना ही बड़ा बिजनेसमैन आदमी हो, जब त्योहार होते हैं ना तो दुकानों को बंद कर देते हैं और त्योहार में पार्टिसिपेट करते हैं सबके सब। क्या गरबा चलता है वहां पे 10 9 दिन तक। हर एक महिला, हर घर की महिला, सारी जितनी भी होती है, सारी की सारी ड्रेस खरीद के लाती है मार्केट से, केवल 2 घंटे के लिए किराए पे, 1000 1000 रुपए में, फिर उसको पहनेंगी। और जहां पे गरबा उत्सव करवाया जाता है वहां पे जाके 300 400 500 रुपए उसकी टिकट लेंगी और उसके बाद में भी रोज करके आएंगी। मतलब गरबा गरबा जब 9 दिन तक होता होगा,
हर एक महिला का 1500 रुपए का दिन का खर्चा है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार करिए तो कल से नहीं करेगी, नहीं, जब तक 9 दिन चलेंगे तब तक डेली नई नई ड्रेस पहनना और उसको करना। गणेश चतुर्थी अपने मनाई जाती है, एक दिन मनाता होगा कोई, वो भी वहां पे गणेश चतुर्थी 15 दिन चलती है। हर एक गली में बड़ी से बड़ी मूर्ति गणेश जी की बनी हुई होती है। और अभी बनाया गया था ओल्ड सिटी में, पता नहीं कितने करोड़ का गणेश जी बना था पैसों का। और उसके बाद में दुनिया देखने के लिए आती है उसको, और फिर महीने भर तक उनकी सवारियां निकलती हैं। और नवरात्राओं में भी यही होता है, हर एक गली सजी हुई होती है उदयपुर की, तो वहां पे मनाए जाते हैं फेस्टिवल। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बस जिस दिन होता है उस दिन थोड़ी बहुत देर किया और चलो वालो, बात खत्म। तो उधर की संस्कृति में है ये गरबा, वो डांडिया नहीं है। तो ये गुजरात तो कभी भी नहीं हो सकता, पहली बात तो ये। तो ये डांडिया अपने राजस्थान में होता है, मारवाड़ में। पहला उत्तर तो आपका ये है जो मैंने बता दिया। दूसरा, आप जो बता रहे हो कि युगल डांस है ना, तो वो कारण एक चीज इसका भी है कि आज तक सब बच्चों ने, चाहे हम थे जब हम पढ़ते थे तो हम भी यही करते थे, आपको इसमें बुरी बात नहीं है, वो सब स्टूडेंट बेचारा उतना ही सोच पाता है कि सबने ऐसी चीजें पढ़ी हुई है कि फैक्ट, कि चलो फैक्ट आ गया, लिख लिया हमने, पेपर में काम यही आएगा। हमने उसका क्यों जानने का प्रयास नहीं किया, इसलिए हमारे गलत होते हैं। अगला आता है युगल। आपको मैं खुद को पूछना चाहूंगा कि आप मुझे यार एक बात बताओ, तुम्हारा दादा जो है उसने किस दिन दादी को ऐसे उंगली पकड़ कहा कि ले भाई कपल डांस करके दिखा, किस दिन किया ऐसा? आप ये बताओ ना। वो व्यक्ति हैं कि जब घर पे चारा भी लाना होता है खेत में से, तो दादा 100 मीटर आगे चल रहा होता है और दादी 100 मीटर पीछे होती है। उसके बाद में अगर दादा को बाइक चलानी आती है, तो दादा और दादी अगर बाइक पे बैठे हैं, दोनों के बीच में इतना गैप होता है कि एक बच्चे को और बिठा दो। 21वीं सदी की तरह से थोड़ी है कि हवाई पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति नहीं है वो। उनको पता है, क्योंकि अब जो चीजें अब होती है ना, जो मार्केट में जैसे विवाह कर लिया तो मार्केट में दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं या दोनों चिपक के बैठ के चल रहे हैं, ये दिखावा है ना कि प्रेम है। पर फिर भी आज के बच्चे क्या कहते हैं कि उन लोगों के बीच में, पुराने वालों के बीच में प्रेम नहीं था, तो तू कहां से आ गया बिना प्रेम के? ये बता, तू भी तो कहीं से आया होगा बिना प्रेम के। तो ये अब केवल और केवल क्या है? दिखावा। और भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि दूरी जितनी होती है उतना ही अच्छा होता है, प्रेम मजबूत होता है। मैंने कभी जीवन में ऐसा नहीं देखा, मेरे पिताजी को, मेरी माँ को, या मेरे दादा को, मेरी दादी को, कभी आपने भी नहीं देखा होगा कि वो साथ में कहीं साथ जाते हैं। या जब वो साथ में जाते नहीं है, साथ में खाते नहीं है, साथ में खड़े होके बात नहीं करते, और उस आदमी को तुम युगल डांस करवा रहे हो गांव के बीच में, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो युगल डांस करेगा? एक डांस क्षेत्रीय ऐसा है जो युगल होता है, और वो कृष्ण जन्माष्टमी पे होता है। वो कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए कृष्ण जी गोपियों के साथ में डांस करते थे। उसका नाम यहाँ पे जो चौहाटन में किया जाता है वो केवल एक कानूड़ा नृत्य ऐसा है जो एक युगल होता है। बाकी राजस्थान में क्षेत्रीय डांस कोई भी अगर युगल लिखवा देना, गलत लिखवा रहा है, सारे के सारे सब गलत है वो, क्योंकि हो ही नहीं सकता। कौन सा आदमी ऐसा यार जो डांस करवाएगा? आप खुद भी सोचा करो इन चीजों को, आपने कंसेप्ट नहीं जाना तभी तो आप कुछ भी कर जाते हो। इसलिए कोई युगल डांस नहीं होगा। मारवाड़ में गांव के बीच में केवल और केवल कौन नाचते हैं? तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ये युगल नवरात्रों में जो करते हो आप, वो युगल यहाँ का नहीं है, वो गरबा होता है, डांडिया नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और आपकी पीढ़ी तो कुछ भी कर सकती है, हम तो जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं वो तो पहले की बातें हैं ना, उसी को हमें पढ़ना पड़ रहा है। अगली बात आती है नवरात्रि। मैं आप सब लोगों से कहूं कि नवरात्रे राजस्थान में मनाए नहीं जाते थे। आपको बिलीव नहीं होगा इस बात का कि किसान वर्ग का व्यक्ति जो होता है उसने नवरात्रे नहीं मनाता था। मैं कहता हूं कि किसान वर्ग के लोगों में दैवीय शक्ति के प्रमाण ही नहीं है कहीं भी। मैं कल भी पढ़ रहा था, पेमाराम जी की किताब है, भक्ति आंदोलन की, बड़ी अच्छी किताब है, और उसमें दिया हुआ है कि ये दैवीय पूजा जो है वो केवल राजपूतों में प्रचलित थी। अच्छा, राजपूतों में भी प्रचलित शुरू से नहीं थी। राजपूतों में प्रचलित हुई है जब मध्यकाल का एंड चल रहा था, जब मुगल पूर्णतः दिल्ली में सत्ता स्थापित कर चुके थे, और उसके बाद में जब वो लड़ने के लिए राजस्थान वालों से आए थे, तो यहां जब हार के एक दो बार वापस गए, तब बैठ के उन्होंने चर्चा की कि हम हारे क्यों, पूरे भारतवर्ष को जीतने की पावर रखते हैं हम, और एक केवल राजस्थान के थोड़े से लोग जो है वो हमें हरा के चले गए, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सब लोगों को बिठाया गया जो समझदार थे। तब उन मौलवियों ने सबने कहा कि यहां पर हर राजपूत के घर में तीसरा लड़का ऐसा है जिसका सर कटने के बाद में धड़ लड़ेगा। तो उनको मजाक लगती थी ये बात।
आज किसी आदमी को बताया जाता है तो उसको मजाक लगती है, क्योंकि कहानियां चलती है ना तो कुछ ना कुछ तो होता है तभी चलती हैं। ऐसा नहीं और किसी के बारे में तो कोई नहीं कहता कि सर कटने के बाद धड़ लड़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि रियल में था ये, पर उसमें लड़ता वो खुद नहीं था। हमारे यहाँ के देवी देवता लड़ते थे सारे के सारे, उसमें उसमें आके फिर लड़ते थे और सामने वाले को फिर वो लड़ता रहता था उसके साथ में। तो बोला कौन लड़ते हैं उनके, तो मौलवियों ने बताया कि उनके देवी देवता लड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ो, अगर उसको तोड़ोगे तो आप फिर इनकी पावर को कमजोर कर सकते हो, नहीं तो आप इनको हरा ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति ये कहता है ना कि धर्म क्या चीज होती है, चित्तौड़गढ़ में जाके देख लेना, ये अजायब घर कहलाता है विजय स्तंभ मूर्तियों का। छोटी से छोटी मूर्ति बनी हुई है, सबकी मूर्ति बनी हुई है इसमें, और उसमें जाके आप देखोगे ना कई हजारों मूर्तियां हैं, और नीचे की बिल्डिंग से लेके और लास्ट वाली बिल्डिंग जो है वहां तक मूर्तियां मूर्तियां लगी हुई है। इतनी हाइट पे भी क्या नाम है मूर्ति है, पर एक एक मूर्ति को चुन चुन के तोड़ के गए थे, एक एक मूर्ति को, चाहे छोटी से छोटी जो अपने को दिखाई नहीं दे रही उनको दिखाई दे गई, या तो उसका पैर तोड़ दिया या उसका नाक तोड़ दिया, क्योंकि सनातन संस्कृति ये कहती है खंडित होने के बाद में मूर्ति उसमें पावर नहीं होती, इसलिए हमारे वाले फिर लड़ेंगे नहीं। तो इसलिए उन लोगों ने चुन चुन के सबको तोड़ के गए, बड़ी से बड़ी मूर्ति छोटी छोटी सबको तोड़ के गए थे, तो अपनी पावर को कमजोर करने के लिए। और उस समय में सबसे अधिक मंदिर किसके होते थे, सूर्य मंदिर हुआ करते। आपके दिमाग में ये चीज भी आएगी कि सूर्य मंदिर क्यों होते थे, तो उसका बड़ा कारण यह था कि सूर्य जो होता है वो पुरुष का इष्ट होता है, और लड़ाई कौन लड़ते थे, पुरुष, इसलिए इष्ट को हमेशा से बलिष्ठ किया जाए। हमारी लड़ाई लड़ने के लिए जब पुरुष जाते हैं तो उसके इष्ट को बलिष्ठ किया जाए। आज नई पीढ़ी का लड़का जानता ही नहीं है कि इष्ट क्या होता है। मैं ये कहता हूं कि पहले ये मानते थे कि भाई जब तक इष्ट बलिष्ठ नहीं होगा आप किसी भी लड़ाई को नहीं जीत सकते, क्योंकि जैसे आपका घर है और आपके घर के चारों तरफ जो चार दीवारी लगी हुई है ना, वो जब कोई भी समस्या बाहर से आती है तो वो दीवार जैसे रोकती है उसको, कोई भी जानवर आता है तो कोई भी बुरी समस्या आती है तो उन सबको दीवार जैसे रोकती है, वैसे एक मनुष्य का शरीर जो होता है पुरुष का, उसके चारों तरफ इष्ट होता है, और इष्ट उसको बलिष्ठ अगर नहीं होगा तो आप जल्दी से बीमार हो जाया करेंगे, भूत प्रेत का प्रकोप ज्यादा होगा, ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा होती रहेंगी। कई बार ऐसे नहीं कहते कि यार इसका गण ही अच्छा नहीं है लड़के का इसलिए जल्दी बीमार होता है, तो उसका मतलब यह है कि वो बलिष्ठ नहीं है उसका इष्ट, और इष्ट को बलिष्ठ करना मतलब उसकी पूजा करना। तो अपने यहाँ पर राजपूतों का सर कटने के बाद इसलिए लड़ता था कि सूर्य पूजा अधिक करते थे, और सूर्य हमारा सब पुरुषों का इष्ट है। और ये जरूरी भी होता है कि कहते हैं कि लड़के को हमेशा सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, बल बुद्धि विद्या अगर तीनों मजबूत करनी है तो सूर्य उदय से पहले उठ के उसमें जल चढ़ाओ। अब पंडित के पास में जाते हैं, पंडित कहता है कि सूर्य उदय के बाद में, तो वो नुकसानदायी होता है, वो अच्छा नहीं माना जाता। जब 7 घोड़ों पे सूर्य भगवान शुरू हो जाते हैं चलना तो फिर उसके बाद में वो नुकसानदायी होता है। ऐसे ही ये बलिष्ठ, तो अपने यहाँ पे ज्यादातर मंदिर किसके थे, सूर्य के। अब भाई सूर्य की मंदिर है, राजपूतों के बने हुए मंदिर गढ़ों में सब में, और उसके बाद में क्या नाम है, मुगलों को पता चला कि हमें तो इनको ही तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए आए। अब गांव के पास कोई मंदिर था उसको भी तोड़ दिया, कोई दूसरे गांव में था उसको भी तोड़ दिया। मध्यकाल में सबसे बड़ा रोल रहा भक्ति का, और वो संतों ने बचाया हमारे धर्म को। तो अपने गांव के लोग बेचारे भोले थे, सब भक्के गए और साधु के पास में गए कि जो मंदिर में मूर्ति थी उसको तो तोड़ दिया मुगलों ने, या तोड़ दिया मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के बाद में। तो वो कहता है साधु कि वो मूर्ति किसकी थी, कितने अच्छे से समझाना पड़ता था लोगों को कि बाटे की थी, तो दूसरा मूर्ति कोई भी बाटा लगा दो, उसकी पूजा करने लग जाओ, और धीरे धीरे वो बाटे की मूर्तियां तोड़ने के बाद में जो नया बाटा लगा वो दैवी शक्ति के रूप में उभर के आया। आज चित्तौड़ के किले में कालिका माता का मंदिर है, पहले वो सूर्य मंदिर था, बाद में उसको तोड़ के वहां मूर्ति स्थापित कर दी गई, और वो अब वर्तमान में कालिका माता का मंदिर है। हर तीसरे पेपर में सवाल आ रहा है कौन सा मंदिर प्रारंभ में सूर्य मंदिर था, वो कालिका माता का है। तो अपने यहाँ सूर्य के ही प्रमाण थे। राजपूतों में मध्यकाल के एंड में जब मूर्तियां टूट गई थी तो हमने ये कहा था कि तुम तोड़ो मूर्तियों को और हम और स्थापित करते जाएंगे, कोई भी बाटे को हम लाल रंग लगा के रख देंगे, वही हमारा हनुमान जी है, इसलिए तुम कितने तोड़ोगे, हमारे पास तो खूब सारे पहाड़ है, उठा उठा के रखते जाएंगे, तुम तोड़ते जाओ हम रखते जाएंगे। इसलिए बाद में फिर उनको हमने दैवीय शक्ति मान लिया। इसलिए राजपूतों में प्रमाण है दैवीय शक्ति के, बाकी किसी भी जगह पे प्रमाण नहीं हो सकते। और दूसरी बड़ी बात यह भी होती है कि नवरात्रि आती है चैत्र में और आश्विन में, ये तो सबको पता होगा, बड़े नवरात्रि यही होते हैं, और ये दोनों शुक्ल पक्ष में आते हैं क्योंकि देवी से संबंधित है तो शुक्ल पक्ष में आएंगे। पर जब ये चैत्र आश्विन में आते हैं तब तो किसानों की तो खेती का काम रहता है, फिर 9 दिन तक वो खेती छोड़ छाड़ के फिर नवरात्रि करते रहेंगे। इसलिए राजपूतों में थी ये प्रमाण, अपने यहाँ पे गांव के लोगों में ये नहीं था। इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर पुरुष हमेशा किस पे ही नाचते हैं, होली। कल बताया था ना, तो ये तीनों के तीनों फैक्ट आपके गलत थे, पर अच्छी बात है बोलोगे तो चीजें क्लियर होंगी। ये
आप ये मान लो कि कारण जब तक किसी चीज का नहीं पता ना, तो फिर अब नहीं होगा वो। आपने कुछ भी पढ़ा कोई काम का नहीं है। अब अगली बात आती है यहाँ पे कि इसमें अभी आया था ये सवाल कि किसके गीतों का गुणगान किया जाता है। इसमें बैरू जी का और एक बड़ली माता, बैरू जी और बड़ली माता के गीतों का गुणगान किया जाता है। भाई इनके गीतों का गुणगान क्यों किया जाता है? और देवताओं का नाम क्यों नहीं लिया? इनसे बड़े बड़े देवता तो खूब सारे हैं। हम तो बात करते हैं भगवान श्री राम की, कृष्ण की, इन सब की, फिर भी पूजा तो इनकी हो रही है। आज भी कोई डांस करते हैं तो इन्हीं की पूजा करते हैं। तो इनका बड़ा कारण क्या रहा हुआ होगा? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भगवान श्री राम राजस्थान के राजा नहीं है। भगवान श्री राम को रियल में ही नहीं पता होगा क्या राजस्थान भी कोई प्रदेश था, रियल में नहीं पता होगा। और इस बात को जानने के लिए तुम सारे बैठे हुए हो, मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, ऐसा किसका गांव है जिसमें बहुत प्राचीन राम जी का मंदिर है? उठाओ ऊपर हाथ। किसका गांव ऐसा? किसी का भी नहीं है। और मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसा किसका गांव है जिसमें भैरू जी का मंदिर नहीं है? ऊपर हाथ उठाओ। सबके गांव में है। तो हमारे लिए हमारे गांव को बचाने वाला कौन? भैरू जी कौन है? जो भूमि की रक्षा करते समय, गायों को बचाते समय, महिलाओं को बचाते समय वीरगति को प्राप्त हो गया। आपके लिए मैं अच्छा थोड़ी हूं, आपके लिए आपके माँ बाप अच्छे हैं, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे तभी तो यहां बैठे हुए हो। भाई जब आप वो पैसे ही नहीं देंगे हम क्या पढ़ा देंगे? हाँ, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं उसमें मैं अच्छा हो सकता हूं, बाकी सबके लिए मैं अच्छा थोड़ी हो सकता हूं। तो बात ये होती है कि हमारे लिए जो काम का होगा ना, हम उसी की पूजा करेंगे, चाहे त्योहार मनाएंगे तो, डांस करेंगे तो। भाई पता नहीं है, दारू वारू का तो कंसेप्ट मैं जानता ही नहीं, ये कैसे होता है भाई? ये तो राम जाने, तुम जानो, या भैरू जी जाने कि भाई क्यों लगाते हैं। है ना? नहीं ये होता है, ये होगा। ये अभी तो ट्रेलर है, अभी देखना कैसे कैसे सवाल आएंगे। इसका एक कारण बताता हूं मैं, सुनना भाई, 2 मिनट की बात है, ताकि आप आगे से सवाल करोगे तो सोचोगे इस बात को। मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ। मेरे लगभग 4 स्टूडेंट जो हैं वो अभी पढ़ाते हैं। यहाँ भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसमें भी एक पढ़ाता है। और उनमें से एक स्टूडेंट था जो ऐसे कोचिंग में आता था। मैंने मेरा खुद का इंस्टीट्यूट भी चलाया हुआ है, अलवर में 3 जगह पे चलता था। वो तो विधायक साहब ने उसको बंद करवा दिया, सील करवा दिया, इसलिए फिर बाद में मैं मेवाड़ चला गया था और जयपुर बाद में आया था। ये तो खुद से ही चलाते थे। तो बेचारा गरीब था वो, तो उसको मैंने कहा भाई ये नोट सट ले, तेरे को काम मैं दिला दूंगा ताकि तेरा काम चल जाएगा। उसके पिताजी नहीं थे, पर मैंने उसको ये कहा था कि छोटे बैच में जिंदगी में मत जाना, अगर तू पुलिस के बैच में जाएगा तो मारा जाएगा। उसको लगा कि गुरुजी इसलिए कह रहे होंगे कि यार ये अच्छा, मतलब गुरुजी को कोई फायदा होगा पुलिस के बैच से। मैंने उसको हमेशा समझाया था कि शिक्षक भर्ती के बड़े बैच में चले जाना, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, आरएस में, किसी में चला जाए, कोई सवाल नहीं होता। उनको पता है कि सामने वाला खड़ा है तो उसको पता है कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या काम किया। और मैंने कहा छोटे बैच में चला जाएगा तो मारा जाएगा। तो उसने कहा कि सर देखते हैं क्या होता है। अब वो बेचारे छोटे बैच में चला गया। शाम को जब वो वापस से फोन करता है तो मेरे से एक सवाल पूछता है कि सर एक बच्चे ने मेरे से ये पूछा है कि रामदेव जी का जन्म उड़ कश्मीर में क्यों हुआ? मैं समझ गया था। भाई मैं आंखें थोड़ी बनाई है 14 साल में, हमें तो पता है ना कितने एक सवाल कौन कितना कर सकता है। अब इसका जवाब सामने वाला क्या देगा, पर उसको तो ये लगा यार मैं पहली बार आया हूं, हो सकता है इसका कोई सवाल का उत्तर होता होगा। तो इसलिए उसको पूछना चाहिए था सामने कि भाई तेरा जन्म तेरे गांव में क्यों हुआ? तब तो तुझे पता चलेगी यार सामने वाले को सवाल जो कर रहा है, तो जिस सवाल का कोई मतलब ही नहीं होता तो उसका जवाब मेरे से तो जिंदगी में भी नहीं दिया जाएगा। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही। तो यहां से अगली बात आती है यहाँ पे, हाँ होती है, ये होता है, ये समझ में धीरे धीरे आती है चीजें। तो बैरूजी जो होते हैं वो हमारे रक्षक हैं, इसलिए हम उनको ही पूछते हैं। चाहे डांस करेंगे तो भी हम उन्हीं को पूजेंगे, या हम कुछ भी करेंगे क्योंकि रक्षा वही किए हुए थे, तो इसीलिए। अगली बात आती है बड़ली माता या पथवारी देवी कहते हैं इनको। जब कोई व्यक्ति रास्ते में जाता था, कहीं पे बाहर जा रहा होता है, तो इनकी दोग देते जाता, वापस आता तो भी ये दोग देते हुए आता। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए इन दोनों की ही पूजा की जाती है जो गांव में हमारी रक्षा करते हैं, हम उसी को ही मानते हैं सब कुछ। उसके बाद में अगली बात आती है कि इसमें जो वाद्य यंत्र बजेगा, वो वाद्य यंत्र कौन सा बजेगा? तो अधिकांशतः डांसों में आप आगे पढ़ोगे कि वाद्य यंत्र कौन सा बजता है? नगाड़ा। नगाड़ा का कारण है क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हमारे डांसों में ऐसा कोई वाद्य यंत्र नहीं होगा जिसको सीखना पड़े, जिसको सीखना पड़े, क्योंकि किसान वर्ग का आदमी है, कोई वाद्य यंत्र सीखने जाएगा क्या? नहीं, खेती करते हैं।
नगाड़ा ऐसा वाद्य यंत्र किसी को नहीं सीखना। बच्चा पैदा हो जाए 7-8 साल का, वो अपने आप बजा ले। एक हाथ में डंडा दे दो इधर, एक इधर दे दो, 2 बार इसको मारना है, 2 बार इसको मारना है, बात खत्म। जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा वो वाद्य यंत्र किसी भी डांस में नहीं होंगे। मंजीरा आता है, मंजीरा सब बजाने जानते हैं गाँव में, कौन नहीं जानता बताओ? ढोल सब बजाना जानते हैं, इसलिए महिला बजा लेती है ढोलक को, तो अपन तो पुरुष है तो वो सब जानते हैं। तो ऐसे वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है इनमें जिसको सब जानते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो नगाड़ा अधिकांशतः मैं कह सकता हूं कि 50% नृत्यों में नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। बम नृत्य होता है भरतपुर में, बम का अर्थ ही नगाड़ा है, समझ रहे हो ना? गिदड़ नृत्य होता है, उसमें भी नगाड़ा ही बजाया जाता है। बहुत सारे डांस ऐसे हैं जिनमें नगाड़ा बजाया जाता है। एक अच्छा सवाल है कि इसमें जो नर्तक होता है वो प्राचीन राजाओं की वेशभूषा पहनकर नृत्य करता है। ऐसा क्यों कि इसको वेशभूषा राजाओं की पहननी पड़ गई? तो उसका बड़ा कारण यह था कि मान लो ये मारवाड़ है और सारे के सारे अटैक इस सिंध से होते थे, तो सबसे पहले उस अटैकों का सामना कौन करेगा? मारवाड़ करेगा। अब यहां पे मान लो अगर आप डांस कर रहे हो, यहां पे अगर आप डांस कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि अगर दुश्मन सेना को यह पता चल गया कि पूरा गांव जो है, क्योंकि नृत्य वर्त्य तो सब गांव में होंगे, फिर तो भाई जब आज होली मनाते हैं तो क्या ये थोड़ी है कि जयपुर में ही मनाते हैं, होली तो सभी गाँव में मनाई जाती है। तो सामने वाले को जब ये पता चलता था कि यार इधर तो इनके प्रोग्राम चल रहा है, ये तो डांस में बिजी होंगे, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है लड़ाई करने का, इनके ऊपर अटैक करने का, ताकि वो लड़ ही नहीं पाएंगे, तो वो लड़ने के लिए आ जाया करते। तो हमारे वाले लोग समझदार थे, वो केवल एक व्यक्ति राजा की वेशभूषा पहनता, 4-5 मंत्रियों की वेशभूषा पहनते, ताकि दुश्मन सेना जब आए तो उसको ये लगे कि यहाँ तो राजा खुद है। क्योंकि पहले कोई राजा की फोटो थोड़ी होती थी, पहले कोई ये थोड़ी था कि वीडियो कॉल करके दिखाया देखा राजा कौन सा है, ऐसा तो कभी नहीं होता था। इसलिए उनके वेशभूषा से समझते थे कि ये राजा होगा, उसके मुकुट से समझते थे, तो वो सारे स्वांग राजा के पहन के और फिर डांस करते, ताकि वो दुश्मन सेना आ भी जाए तो उसको ये लगे कि राजा है तो यहाँ सेना भी होगी, और वो वापस भग के चले जाए। इसमें जो भी डांसर होते हैं 20 से 25 पुरुष जो होते हैं, उन सब के हाथ में डंडे होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डांडिया। इनका डंडे इसी में नहीं होते, आप गिदड़ में भी डंडे होते हैं, गैर में भी डंडे होते हैं, पुरुषों के अधिकांशतः डांस जिनको होते हैं उन सब में डंडे होते हैं। उसका बड़ा कारण है, बड़ी भर्तियों में बताया जाता है, मेंस जब पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं, क्योंकि क्यों का रियल सवाल जो होता है उसका उत्तर होता है ये। तो ये कारण होता है कि डंडे क्यों, या आप पढ़ोगे कि किसी डांस में तलवार लेके डांस कर रहे हैं या डंडे लेके डांस कर रहे हैं, तो ये दो उस जमाने में हथियार हुआ करते थे, या तो डंडे या तलवार। जो राजा की सेना होती उसको तलवार दी जाती थी, या तो लकड़ी की या लोहे की। लोहे की बाद में, पहले लकड़ी की तलवार जिसको खांडा बोलते थे। और जो गांव के लोग जो होते थे, जो सब जुड़े हुए होते थे, तो उनको लकड़ियां दी जाती थी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, जैसे मान लो आप अपने घर के बाहर बैठे हुए हो और वहां पर कोई बाहर का व्यक्ति आ गया, कोई लड़का दूसरे गांव का, और वो आपके साथ में बहस कर रहा है, और आपकी आवाज अंदर दादा को सुन गई। दादा बोले कि क्या हो गया, अरे कौन है ये? तो आप बोलो कि दादा ये कोई नौटंकी कर रहा है मेरे साथ में, तो दादा कहेगा मेरा लठ निकाल के लेके आ अंदर से। इसका मतलब ये है कि उनके पास हथियार यही थे, जो आज भी यही थे, पहले भी वही थे। तो वो इसलिए ये हथियार लेके डांस करते थे, क्यों? क्योंकि बाहर की सेना आ जाए तो हम हथियार घर में जाके लेने जाएंगे, तब तक तो पूरी सेना हमें काट देगी। इसलिए चाहे हम डांस करें, मैंने इतिहास पढ़ा है, साहित्य की किताबों में लिखा हुआ है कि आदमी की इतनी बुरी स्थिति थी कि सुबह भोजन कर रहे हैं ना, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ से खाना, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि शाम का भोजन मिलेगा कि नहीं। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो थे उन सबको मार दिया गया था उस समय में। तब की बातें हैं, ऐसे ही थोड़ी आज आप यहाँ बैठे हो और हम यहाँ थोड़ी खड़े हैं। इसके लिए पता नहीं कितने सारे लोग मरे होंगे, तब जाके आज ये संस्कृति अपन सोचते हैं कि सब्जेक्ट है। नहीं, इसी को बचाने के लिए कौन, हमारे यहाँ के राजाओं ने इसलिए लड़ाई लड़ी ही नहीं कि आप यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं। क्या साम्राज्य विस्तार करते? राजस्थान का हर राजा दिल्ली पे जा सकता था, चाहे उस दिन दिल्ली पे जाके बैठ सकता था, पर उनको कोई मजा नहीं था। उन्होंने इसलिए लड़ाई लड़ी कि तुम आओ, चाहे राजस्थान में भी आओ, और यहाँ पे पर शांति से रहो। हमारी संस्कृति के साथ में खिलवाड़ जिस दिन करोगे तो फिर हमें लकड़ियां उठानी पड़ेंगी, तब हम हथियार चलाना जानते हैं। और अगर आप संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं करते हो तो आप सबका स्वागत है, आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी लड़ाई संस्कृति को बचाने के लिए हुई है, और वो सब्जेक्ट मानते हैं हम। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सब्जेक्ट है, हर एक शब्द में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है इसमें, तब जाके चीजें क्लियर होती हैं। तो आपको ये सारी बातें पता होना चाहिए। यहाँ से एक बार मुझे बता दीजिएगा कि डांडिया कौन से प्रदेश में होता है, करते कौन है,
पुरुष करते हैं, हाथों में क्या लेंगे, डंडे, हाथों में डंडे लेकर करते हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। हाँ सर, मैं क्लास में था। हाँ क्लास में हूँ, मैं फ्री होके करूँगा। जी। तो ये डंडे लेकर किया जाता है। और उसके बाद में ये कौन से पर्व पे होता है, तो होली। इसमें किसके गीत गाए जाते हैं, भैरू जी और बड़ली माता। ठीक है। वाद्य यंत्र कौन सा बजेगा, नगाड़ा। इसमें किसकी वेशभूषा पहन के डांस करते हैं, प्राचीन राजाओं की। समझ में आ गई बात, चलो लिखो। लिखो डांडिया। डांडिया में लिखो क्षेत्र मारवाड़। उसके बाद में लिखो, हाँ जोधपुर मारवाड़ी है। बात वही है, अब मारवाड़ जोधपुर को ही कहते हैं वर्तमान में। लिखो, इस नृत्य में 20 से 25 पुरुष, इस नृत्य में 20 से 25 पुरुष, 25 पुरुष हाथ में डंडे लेकर, हाथ में डंडे लेकर डंडों को आपस में टकराते हुए, डंडों को आपस में टकराते हुए डंडों को आपस में टकराते हुए एक वर्ताकार घेरे में घूमकर, एक वर्ताकार घेरे में घूमकर नृत्य करते हैं। वर्ताकार घेरे में घूमकर नृत्य करते हैं। लिख लिया। उसके बाद में लिखो पर्व, पर्व होली। उसके बाद में लिखो वाद्य यंत्र नगाड़ा, वाद्य यंत्र नगाड़ा। लिख लिया। उसके बाद में लिखो, इसमें भैरू जी व बड़ली माता के, ये सब कथन के सवाल आते हैं आजकल। इसमें भैरू जी व बड़ली माता के गीतों का गुणगान किया जाता है। भैरू जी व बड़ली माता के गीतों का गुणगान किया जाता है। बड़ली माता के गीतों का गुणगान किया जाता है। लिख लिया। उसके बाद में लिख दो, इसमें नर्तक, इसमें नर्तक प्राचीन राजाओं की वेशभूषा पहनकर, प्राचीन राजाओं की वेशभूषा पहनकर नृत्य करता है। लिख लिया। उसके बाद में लिख दो स्वांग। स्वांग का मतलब होता है सांग, बहरूपिया। यानी कि एक चीज होती है कि जैसे होली पे जो भी डांस होगा, तो होली का डांस होता है महीने भर, तो लोग एक एक चीज को नहीं देखते, तो अलग अलग बनता है उसमें, तो वो कला होती है। तो देखो जैसे बनेंगे इसमें रामचंद्र, भगवान श्री राम, सीता, शिव, सती, साधु, सिंधिन, बाजीगर, ये सब इसमें बना जाता है। लिख लो। इसको ऐसे याद रख सकते हो, राम शिव
बस उनकी पत्नियों के नाम है ये, साधु सिंधिन और बाजीगर, बाजिया। ये प्रकार होते हैं इनके कि भाई ऐसे ऐसे डांस करने की एक कला है। लिख लिया क्या? लिख लिया। उसके बाद में अगला लिखो मारवाड़ का गुड़ला। लिख के छोड़ दो और सुनो इसको। गुड़ला जो होता है वो मारवाड़ में होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको मैंने बताया था कि इस गैसों जो भी शुरू होंगे वो कौन करेंगी, सबको पता है ना। चलेगा, देखिएगा, सुनिएगा, लिखना नहीं है, अब सुनो इसको। ये महिला प्रधान नृत्य है, ठीक है। इसमें नर्तक अपने सिर पर, ये अभी रिट में आया था, सिर पर छिद्र युक्त मटकों में दीपक रखकर नृत्य करती है। बातें नहीं भाई, ध्यान दिया करो, जो काम करने आए उसको परफेक्ट करो। इसका पर्व जो होता है आप सबको पता है कि गुड़ला हो, महिला करती है तो गणगौर होगा। तो इसका मुख्य पर्व रियल में गणगौर ही होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में सवाल आया था, तब गणगौर माना गया। गाइडों में दे रखा है शीतला अष्टमी, वो इसलिए दे रखा है कि जिस दिन ये मुख्य दिन होता है वो शीतला अष्टमी था, इसलिए शीतला अष्टमी भी लिखते हैं। पर शीतला अष्टमी कोई पर्व नहीं है यहाँ पे, तो शीतला माता जी की पूजा करते हैं। तो गुड़ला तो मारवाड़ में तो गणगौर पे ही चलता है, पूरी गणगौर पे चलता है। ये शीतला अष्टमी क्यों था ये भी समझ में आ जाएगा, इसका नाम गुड़ला ही क्यों था ये भी समझ में आएगा, इसमें मटके में छिद्री क्यों निकाले जाते हैं ये सब समझ में आएगा। उसके बाद में अगली बात आती है कि यहाँ पर ये किसकी याद में किया जाता है। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट वाले में अभी पूछा गया था, तो राव सातल किसकी याद में होता है ये, सातल देव की में। और सबसे अच्छा सवाल इसका ये था जो एक बार आरएस में पूछा गया, और वो ये था कि भाई इसको संरक्षण किसने दिया। ये लैंग्वेज अच्छी होती है, और संरक्षण दिया गया था इसको देवीलाल सांबर साहब ने। देवीलाल सांबर, आपको जितने भी मैं नृत्य पढ़ा रहा हूं वो इन्हीं की किताब के पढ़ा रहा हूं। 250 पेज की किताब है केवल नृत्यों की, रिसर्च की किताब है, जिसकी वो किताब मार्केट में नहीं मिलती, वो मिलती है केवल एमएलएसयू में, उसकी कॉपी निकाल के देते हैं, और कॉपी में वो फोटोकॉपी करवा सकते हो, और वो भी तब जब आपका एमएलएसयू में कोई प्रोफेसर जान पहचान का होगा, नहीं तो निकाल ही नहीं सकते वहां से। तो देवीलाल सांबर साहब ने संस्कृति पे इतना काम किया है दबा के, तो ये स्टोरियां जो सुन रहे हो ना आप डांसों में भी, और कारण जो सुन रहे हो ना कि क्यों, तो वो वहीं से ही आता है। तो आपको भी बता दिए मैंने, कभी जाओ कोई दोस्त हो तो वहां से निकलवा लेना, अच्छी किताब है, इससे बेहतर किताब कोई नहीं हो सकती है। बीच में कौन बोल रहा है भाई, ये आदतें भूल जाओ। उसके बाद में अगली बात आती है कि मणि गांगुली, एक व्यक्ति का नाम आता है क्या, मणि गांगुली, और एक आते हैं रूपायन संस्थान वाले कोमल कोठारी साहब। ये सब संस्कृति को बचाने के लिए तो रूपायन संस्थान की स्थापना हुई है। ये साहित्य अकादमियों की स्थापना क्यों की गई, ये भी संस्कृति को बचाने के लिए है। जवाहर कला केंद्र है, ये सब क्या है, हिंदी ग्रंथ अकादमी है, सब संस्कृति को बचाने के लिए, और उनसे जुड़े हुए लोग ये थे, तो इसलिए आप याद रख सकते हो। तो सबसे पहले एक बार बता दो मेरे को कि कहाँ होता है ये, करती कौन है, सर पे क्या रखेंगी, मटका, यानी कि एक मटका होता है,
उस मटके में लगभग 63 छिद्र होते हैं, 63 फिक्स है, और उसके अंदर एक छोटा दीपक रखती हैं, उसको रख लेती हैं और वर्ताकार राउंड राउंड घेरे में घूमती है। तो ये छिद्रयुक्त मटकों में दीपक रखता है, तो वो दीपक जो होता है ना, उसकी लो जब वो घूमती है तो दूर दूर से दिखता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद में कौन से पर्व पे होगा, क्योंकि महिला नाच ही किस पे सकती है, घनघोर पे। उसके बाद में किसकी याद में, और संरक्षण किसने दिया, देवीलाल सांबर, है ना, और कोमल कोठारी। अब बताओ, ये तो दिख ही रहा था, बताओ कौन से प्रदेश में होता है, करते कौन है, सर पे क्या रखेंगी। एग्जामिनर दो सवाल करता है, या तो आपसे पूछेगा छिद्र युक्त मटके में दीपक तो गुड़ला करना, और अगर आपसे ये पूछे कि बहुत सारे मटके रख के कौन सा किया जाता है, तो बमाई करना। ये ध्यान रखना, क्योंकि गलत मत कर देना, ऐसे सवाल आएंगे तो ज्यादातर समस्या रहती है, सबके रहती है, आपके ही नहीं, क्योंकि अपन भाई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, इसलिए उल्टा पुल्टा भी होता है ये चीजें, ऐसे इतना आसान भी नहीं है इन चीजों को याद रखना। उसके बाद में इसका पर्व कौन सा होगा, और मुख्य शीतलाष्टमी जिस दिन हुआ, किस राजा की याद में किया जाता है, राव सातल देव, ये बात आपको याद रखनी है। अब ये सब ऐसा क्यों हुआ, तो मारवाड़ के शासक हुआ करते थे राव सातल, और ये एक दंत कथा है। इतिहास वाली स्टोरी जो आप सुनते हो वो अलग है, क्योंकि आपको उसका भी पता होगा, हो सकता है आपकी क्लासें लग रही होंगी तो बताया होगा, है ना। तो इतिहास में जो अलग है, यहाँ की दंत कथा के बारे में सुनना, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में वहां के लोग जो बताते हैं वो बता देता हूँ। तो राव सातल देव जो थे वो जोधपुर के राजा हुआ करते थे, और उनके टाइम पे ही अजमेर में मल्लू खां हुआ करता था। मल्लू खां एक मुस्लिम शासक है जिसका अजमेर पे कब्जा था, और मल्लू खां का एक विशेष सेनापति जिसके बारे में कहते हैं गुड़ले खां। और गुड़ले खां के बारे में ये कहा जाता है इतिहास में कि वो इतना बलशाली था कि उसमें 30 हाथियों की पावर है, और वो व्यक्ति जब लड़ाई लड़ने के लिए जाता था तो उसने अपने जीवन में कभी भी 3 से 4 दिन तक के बाद में किसी युद्ध को टिकने ही नहीं दिया, वो खत्म कर देता था उसको, चाहे कितनी सेना आए, उन सब के साथ में लड़ने में सक्षम व्यक्ति अगर कोई था तो वो था यहाँ पे गुड़ले खां। एक दिन मल्लू खां जो होता है वो गुड़ले खां से कहता है कि तू तो अजमेर को संभाल के रख, क्योंकि अजमेर सेंटर है, यहाँ अगर गड़बड़ी हुई तो फिर कोई दूसरा कब्जा कर जाएगा तो मारे जाएंगे, और मैं सेना लेके और सातल पे अटैक करने जाता हूँ जोधपुर के राजा पे। तो वो सातल पे अटैक करने के लिए गए, और जैसे वहां पे गए तो सातल और गुड़ल उसके मल्लू खां के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें मल्लू खां हार गया। अब मुस्लिम जो शासक होते हैं वो जब भी लड़ने के लिए जाते हैं तो वो हार जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। राजपूतों में ऐसा नहीं होता था, वो या तो सामने वाले को मार देगा या मर जाएगा, पर वापस नहीं आएगा, कायर नहीं कहलाना चाहता था, इसलिए कहते हैं कि वो मर जाएगा मार देगा, और इधर वो वापस आ गया क्योंकि वो तो हार गया। जब वापस जा रहा होता है जोधपुर से अजमेर की तरफ आ रहा होता है तो रास्ते में गांव पड़ता है पिपाड़, और पिपाड़ में एक मंदिर आज भी बना हुआ है, जो राजस्थान पुलिस में पूछा भी गया था 2012-13 वाली भर्ती में, पिपाड़ माता का मंदिर कहाँ है, तो वो जोधपुर में ही है ना, तो ये याद रख सकते हो। उसमें देवी का मंदिर था, और पार्वती की उनकी गणगौर का टाइम तो चल ही रहा था, तो लड़कियां 140 के आसपास वहां पे पूजा कर रही थी, विवाहिता भी विवाहिता भी सब उसकी पूजा कर रही होती हैं, क्योंकि गणगौर तो सब कर सकती हैं, इसलिए। अब कहते हैं कि वो मंदिर को देख के उसको तोड़ने के लिए गया, जाके देखा तो वहां पे खूब सारी लड़कियां थी, उसको लगा इनको उठा लिया जाए, ताकि राजा जो है वो नाक के बल पे अपने पास आएगा, और उसकी मजबूरी है उसको आना पड़ेगा और अपनी सारी बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि राजा प्रजा को सुरक्षा देते थे, और प्रजा उस सुरक्षा के बदले में टैक्स दिया करती, तो राजा का धर्म भी था। ये तो अंग्रेज आने के बाद में राजा बिगड़े थे, नहीं राजा तो इतने अच्छे थे कि किसी के कुछ भी समस्या होगी तो पहले राजा खड़ा रहेगा उनके साथ में। अंग्रेजों ने नई नीति सिखा दिया उनको, क्योंकि सैनिक सहायता वहायता अंग्रेजों ने दे दी, इसलिए अब उनको जरूरत ही नहीं थी आपकी, इसीलिए। तो उसके बाद में कहते हैं कि जब वो लेके चला जाता है और सायंकाल जैसे होने लगी, तो सब घर में जब लड़कियां नहीं पहुंची तो आपस में सब लोग बात करने लगे कि यार तुम्हारी लड़की गई थी वो भी आई कि नहीं आई, तो सबने कहा नहीं आई, तो सब वहां से चले और जाके देख के आते हैं, तो मंदिर में कोई बताता है कि मल्लू खां उठा के ले गया। सारे के सारे वापस आए, अब सुरक्षा के लिए किसके पास जाएंगे सातल जी के पास में गए, और वहां जाके उनसे कहा महाराज ऐसा ऐसा हो गया, आपसे लड़के वापस जा रहा था और वो वहां से उठा के लेके चला गया। सातल ने कहा मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, मेरा धर्म है ये, और मैं अभी लेके जाता हूँ सेना। सातल अपनी चतुरंगनी सेना को तैयार करता है और उसके बाद में वहां से चलता है, और चलने के बाद में जनता जो होती है वो सातल से कहती है
कि हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि अभी आपने युद्ध लड़ा उसमें खूब सारी सेना वैसे भी मारी गई है, और दूसरी बात यह है कि बेटी हमारी भी आई। तब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई। तो सारी जनता के जो जो थे लोग जाना चाहते थे वो सब गए। इस बात की खबर जब लगती है मल्लू खां को कि सातल के साथ तो और सेना और आ रही है, और वो तो गांव के लोग हैं, वैसे ही बड़े गुस्सेल होंगे क्योंकि उनकी लड़कियों को उठा के लेके आए हो, तो वो तो मारेंगे। तो गुड़ले खां का सेना गुड़ले खां से कहता है मल्लू खां कि भाई तू तो उसके सामना करना, उसके लड़ाई लड़ना, उसको रोक के रखना, मैं जाता हूँ और कुछ सेना और लेके आता हूँ, नहीं अपन उससे लड़ नहीं पाएंगे और अब फिर अपन हार जाएंगे। तो मल्लू खां तो चला गया और गुड़ले खां उसका सामना करता है। 4-5 दिन हो गए उस युद्ध को, कोई नहीं जीत रहा, कोई नहीं हार रहा, सातल और गुड़ले खां आपस में लड़ते जा रहे हैं। एक दंत कथा के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि गिंदोली जो गुड़ले खां की बेटी थी वो इसको देखने के लिए आती है। हिस्ट्री में जो गिंदोली सुनते हो वो अलग है, आप ये बात भी ध्यान रखिएगा। वो उसकी बेटी होती है और वो देखने के लिए आती है कि यार क्या हुआ, ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जो मेरा बाप बिल्कुल, अब तक उसको युद्ध लड़ना पड़ गया, नहीं मेरा पिताजी तो 3-4 दिन में समाप्त कर देता है। तो वो देखने के लिए आती है और देखती है राव सातल को। तो राठौड़ों के बारे में कहा जाता है कि सबसे खूबसूरत हुआ करते थे। तभी तो अपने यहाँ पर घूमर के गीतों में आता है कि माने राठौड़ा रे घर गाले दीजो ये माए, माने परदेसा मत दीजो ये माए। जब उसका जोधा का विवाह अकबर के साथ में हुआ था तो शेखावतों की अधिकांश जयपुर वाले जो राजा थे इनकी अधिकांशतः की लड़कियां जो होती हैं उनका जोधपुर में विवाह हुआ था। तो उसके गीत के बोल इसीलिए थे कि हमारे को राठौड़ों के घर ही गाल दो, बाहर हम किसी से विवाह करवाना नहीं चाहेंगे। और अधिकांशतः आज भी रिश्ते हैं जयपुर जोधपुर वालों के। पहले लहरिया जयपुर का फेमस था, बाद में जोधपुर का भी हो गया, क्योंकि यहाँ से जो ब्याह करके गई तो जैसे श्रावण आया तो उसने उधर भी पहनना शुरू किया, तो अपने आप से कल्चर बढ़ती चली गई। एक दूसरे को देख देख के महिला और लाने लगी। जब कोई दुकान पे जाके पूछती है तो अपने आप वो मंगवा के देगा। इसलिए अब जोधपुर का और जयपुर दोनों जगह का लहरिया फेमस हो गया। पहले केवल अकेला जयपुर का ही फेमस हुआ करता था। तो अब उसके बाद में कहते हैं कि वो लड़की देखती है तो सातल अच्छा खूबसूरत सा लग रहा होता है, वो उससे प्रेम करती है। और उसके बाद में अगले दिन जब युद्ध हुआ तो ऐसा समय आया कि गुड़ले खां और सातल आमने सामने है, पर सातल के पास में हथियार नहीं है, बिल्कुल निहत्था है। अब निहत्था है तो वो लड़की देखती है कि अब तो मारा जाएगा, और ये कहानी तो शुरू नहीं हुई, उससे पहले ही खत्म हो रही है अपनी तो। इसलिए वो कहते हैं कि जैसे ही उसका पिता उस पर वार करने सोचता है उसी समय कहते हैं गिंदोली उसके बीच में चली जाती है। उसके बाप की तलवार जो है वो रुक जाती है, और जैसे बाप की तलवार रुकती है सातल उठाता है तलवार अपनी और उस गुड़ले खां की गर्दन काट देता है। और गर्दन काट के कुछ तो युद्ध में उसके खूब सारे छेद हो गए थे सर में, और कुछ बचे हुए और निकाल दिए। टोटल छेद छिद्र 63 निकाले, और फिर उसको सारी लड़कियों को छुड़ाया। गिंदोली भी साथ में आ जाती है और सारी लड़कियों को छुड़ा के जब लाता है तो भाले में उसकी गर्दन को लगाया जाता है, और एक सैनिक को कहता है कि घोड़े पे बैठो और पूरे मारवाड़ में इसको घुमाओ कि आज के बाद में कोई भी मारवाड़ की लड़कियों के साथ में नौटंकी करेगा उसके साथ ये असर होगा। तो उस गुड़ले खां के नाम से इस डांस का नाम क्या है, गुड़ला। उस गुड़ले खां के सर को इसमें क्या माना जाता है, मटका, और मटके में भी 63 छिद्र निकाले जाते हैं। और जिस दिन उन लड़कियों को छुड़ा के लाए थे वो दिन शीतला अष्टमी का था, इसलिए ये डांस किस दिन ज्यादा मुख्य माना जाता है, शीतला अष्टमी। बाकी ये कब से कब तक चलता रहता है, पूरी गणगौर पे होता है। और सातल जी कुछ दिन बाद में इस युद्ध में घायल वो भी हुए थे। एक बड़े अच्छे योद्धा के साथ में लड़ते हो तो नुकसान आपको भी तो होता ही है, और थोड़े दिन बाद में सातल की भी मृत्यु हो गई थी। इसलिए आज तक सातल की याद में डांस किया जा रहा है। और ये कहानियां और ये संस्कृति जो जुड़ी हुई होती है किसी भी चीज से, तो वो इसलिए बताई जाती है, क्यों, क्योंकि आज भी उस चीज को फॉलो किया जाए। डोगरे अपने बच्चों को खूब कहानियां सुनाते हैं। और मुझे अच्छे से याद आता है कि मैं 2015 में जब जयपुर पढ़ाता था तो जयपुर में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का बैच था, और उसमें कोई जोधपुर की लड़की थी और उस लड़की को कोई लड़का कुछ गलत बोलता था बार बार। तो हमें तो पता ही नहीं होता, मुझे तो खासकर नहीं पता होता कि किसका क्या क्या नाम है, कौन क्या करता है, कहाँ का है, मुझे मतलब भी नहीं होता। तो वो पता इसलिए चल गया कि वो लड़की एक दिन उठ के डायरेक्टर के पास में आई और उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि सर ये लड़का मुझे ऐसे ऐसे परेशान करता है। तो उस लड़के को हमने बुलाया, पहला फर्ज तो यही होता है कि आप समझाओ। अब उसको समझा दिया, भाई नहीं समझा, वो कोचिंग में तो कहना बंद कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी थोड़ी होती है। तो वो जैसे ही बाहर गया तो वो बाहर जाके उसको परेशान करने लग गया, बाहर जाके परेशान करने लग गया। तो अब भाई वो परेशान होके बेचारी, और उसने अपने घर वालों को फोन कर दिया। अगले दिन तो कोचिंग के सामने 7 से 8 गाड़ियां आ गई, और आने के बाद में सबसे पहले तो डायरेक्टर से मिलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई डायरेक्ट ही रूम में चले जाएंगे, क्लासरूम में चले जाएंगे, पर भयंकर गुस्सा था उनमें, रोष था बहुत भयंकर। और फिर उसके बाद में सर ने कहा कि यार उसको लड़के को बचाना पड़ेगा,
क्योंकि नहीं तो यहाँ पे फिर ये कूटे काटेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। तो उसको फिर पीछे के रास्ते से निकाला गया। तो मैं तो सोच रहा था उस समय में कि अगर उस दिन उसको पकड़ के ले जाएं तो गुड़ले खां वाला असर किया जाए, सर में छिद्र निकाले, फिर उसके बाद में मारवाड़ में घुमाए, क्योंकि जिसका इतिहास जैसा होता है वो आदमी वो असर कभी भूलता नहीं है, ये सच्चाई है। आज मारवाड़ में महिलाओं की इज्जत क्यों होती है, उसका बड़ा कारण यह है कि वो उस वैल्यू को समझते हैं कि इनकी वजह से हमारे पता नहीं कितने लोग मारे गए, तो इसलिए वहां पे आज भी वैल्यू होती है। कोई महिला दुखी नहीं होगी मारवाड़ में विवाह करके चली जाती है तो। बाकी इस वाले एरिया में चले जाए ना, जो हरियाणा से लगे हुए हैं, हर तीसरे घर की कहानी है कि ये डाइवोर्स हो गया, वो हो गया, वो हो गया। वहां ये सब चीजें नहीं होती। कोई अब जो ज्यादा ही पढ़ा लिखा हो गया हो, शहर के बीच में कोई रहता हो, तो वो एडवांस हो गया होगा। नहीं, गाँव में तो कोई ऐसे डाइवोर्स का नाम ले देना तो उठा के जानबूझ के टिका के आ जाए ससुराल की, ये जाएगी डाइवोर्स लेके। ये होता है उसकी संस्कृति को। ये कहते हैं कि संस्कृति हमारी कैसी है, तो यहां से आपको याद रखना है। और अब इसको आप उतार लीजिएगा ऐसे कैसे। आज बारिश की वजह से बच्चे लेट आ रहे हैं क्या? हाँ, समस्या तो रहती है, पर बढ़िया है, खेती सुधर गई, ये तो होना जरूरी था। किसानों के बच्चे हो, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ये मान लो कि तुम्हारी कोचिंग की फीस के पैसे वसूल हो जाएंगे, इतना अनाज बढ़ जाएगा इस बारिश की वजह से, है। अरे क्या बात है, 10-1 हज़ार रुपए दिए होंगे, इतना भी नहीं बढ़ेगा, क्या बात करता है यार। जितनी सरसों में फलियां आनी थी उसकी 1.5 गुना फली अधिक हो जाती है मावट के साथ ही। हाँ, अब पता नहीं, तो तुम तो सारे पाकिस्तान से आए हो, इसका मतलब सीमा इधर के साथ आए थे इधर, है ना। मेरे बेटे इनको पता ही नहीं है, ऐसी बातें करते जैसे तो इंग्लैंड में रहते हो, कि हमें तो नहीं पता सब ऐसा कैसे। गांव के आदमी है, सब कुछ पता होना चाहिए, पता नहीं कब कौन सा काम करना पड़ जाए। जिसने चने डाल रखे होंगे उनके तो और भी ज्यादा मौज है, क्योंकि चने जहां डले हुए हैं वहां तो वैसे ही बारिश नहीं होती। अरे ये क्यों चला रहे हो दादा? किसको लग रही है गर्मी? शाम को पैक कम लगाया कर भाई। दोनों नहीं आएंगे भाई, डिलीट करवाने का ऑप्शन है फिर अपने पास, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स में दोनों है इसलिए। और दोनों आ भी जाए ना तो पहला उत्तर होगा गणगौर, शीतलाष्टमी सेकंड होगा। क्योंकि लंबे त्योहार कौन सा है? गणगौर है। 18 दिन, मान ले एक चीज, सीधा उदाहरण बताऊं, एक त्योहार को तू एक दिन करे, वो ज्यादा पब्लिसिटी होती है कि 18 दिन कोई करते हैं तो 18, तो इसलिए आप गणगौर को उत्तर माने। और गणगौर को उत्तर माने, नहीं माने तो फिर मेरे पास ले आना, फिर मेरे पास ऑब्जेक्शन लगाने के लिए अच्छी किताब है, मैं दे दूंगा, फिर वहां से लगा देना, या तो डिलीट होगा अपना, नहीं तो किसी का भी नहीं, ऐसे मान ले बस। तो हुकमचंद जैन की में गणगौर दे रखा है मोटे मोटे अक्षरों में, इसलिए वो ही मुख्य है। अभी आया है ना ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर में, इसलिए उसने गणगौर ही माना। अब वो कचरे वाली चीजें पढ़ना छोड़ दो कि क्या क्या होता है। लिख दिया क्या? चलो एक नोट लगा के लिख लो। वैसे वो गाइडों का फैक्ट है, कभी आएगा नहीं, पर मजबूरी है लिखाना, क्योंकि आप दूसरे के नोट्स में देखोगे तो एक लाइन फालतू होती है, तो स्टूडेंट सोचता है ये कम लिखवा दिया। काम का नहीं है, मरे ही नहीं आए ऐसे सवाल। लिखो इस नृत्य को। तुम करना क्या चाह रहे हो वो बताओ? लाइट नहीं जल रही क्या? तो उसको बुला लो बाहर से। भाई क्यों परेशान होते हो, फीस दी है, बुला के लाओ, और वो अपने आप जला के जाएगा। लिखो, मेरे पास किसी के नंबर नहीं होते, मैं फोन करूं मुझे नहीं पता इनका। मैं इनके डायरेक्टर सर के नंबर है, बाकी मेरे पास किसी के नंबर नहीं है, ना मैं जानता हूं किसी को।
मेरे को मतलब ही उसी आदमी से ही है बस। छोटी सी सीमित रहा आदमी हूं मैं, ऐसा नहीं हूं मैं सबके नंबर वो रखूं। लिखो, इसे सर्वप्रथम गिंदोली ने किया। इस नृत्य को सर्वप्रथम गिंदोली ने किया। ये फैक्ट है बस एक। अरे अभी स्टोरी सुनाई थी ना, पूरी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठ के अगर सीता का बाप कौन है। इसे सर्वप्रथम गिंदोली ने किया। लिख लिया क्या? बस, तो ये मारवाड़ के, ये एक डांस होता है मारवाड़ में जिसका नाम शायद आपने नहीं सुना हो, दमक मुसड़। बातें मत किया करो, बातों से तो मुझे एलर्जी है ये मानो। दमक मुसड़ नृत्य मारवाड़ का है, सुनना है लिखना नहीं है, और इसे महिला करती है। एक होता है झांझी, और झांझी नृत्य भी मारवाड़ का है। ये सब मारवाड़ के होते हैं, दोनों को सुनना। दमक मुसड़ शायद हो सकता है पहली बार सुन रही हो ऐसी चीजें। ये कारण क्या है, ये सवाल आया कोरोना के आसपास, जो एक पेपर था कोई, उसमें पूछा गया। और भाई हमारी तो मजबूरी ये भी होती है कि अपडेट जब तक शिक्षक नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। और हम तो बैच ही ऐसे ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां पे आरएस पढ़ाते थे तो सब बच्चों को टेस्ट वेस्ट लेना। और मेरी खुद की पीवाईक्यूज की किताब आती थी, तो पीवाईक्यूज का मतलब ये होता है कि जितने सवाल आए आपको ऐड करना होता है, और ऐड करना होता है तो अपने आप ही पता चल जाता है। जैसे कल आप लिखना शुरू करो, जैसे कई बार ऐसा नहीं होता कि भाई कोई मास्टर आपको ये दे देता कि भाई तू ये तेरे नोट्स दे दिए और इसमें तेरे को जितनी त्रुटि छांटनी है ना छांट ला, तो तुम्हें ले लेनी चाहिए वो किताब। क्योंकि जब आप उसमें त्रुटि छांटते हो ना तो आपकी गलतियां खत्म हो जाती है, आप नहीं करोगे फिर आगे से। तो इसलिए ऐसी चीजों पे काम करना चाहिए। जो ये कंटेंट राइटर होते हैं बहुत सारे, इनको सब कुछ आता है, सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं बिना पढ़े ही, क्योंकि रोज रोज उन चीजों को पढ़ते हैं, गलतियां छांटते हैं, दूसरी किताब में से देख के छांटते हैं, पैसा भी मिलता है और बदले में उनका खुद का भी काम हो जाता है। खूब सारे कंटेंट राइटर पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट में भर्ती में लगे थे इसी कारण की वजह से, क्योंकि त्रुटि छट जाती है तो अपने आप ही सही कर लेगा। तो ये एग्जाम में आने का एक बड़ा कारण ये भी था कि ये डांस ही कुछ ऐसा ही है। दमक मुसड़ नृत्य जो होता है ये ऐसे होता था, मारवाड़ साइड में होता है, तो वहां पे ये किताबों में इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है जो गांव के लोग जानते हैं। मैं जोधपुर जब पढ़ाया था तो वहां पे मैं रुका था, गांव के अंदर ही रहता था, मतलब शहर से थोड़ा दूर रहते थे। एक दादा दादी रहते थे, उनके बच्चे कहीं बाहर रहते थे, तो मैं उनकी बिल्डिंग में रहता था। पर लोग बड़े अच्छे थे, कई बार ऐसे माँ बाप ने जितना प्रेम किया वैसे प्रेम मिलता था कि कई बार लेट क्लास रहती 11-12 बजे तक ऑनलाइन, तो वो ये कहते कि तू आया कैसे नहीं रहे। उनको इतना लगा हो गया, कई बार वो नहीं उठते सुबह तो मैं पूरी बिल्डिंग में झाड़ू लगा देते। अपन जैसे होंगे वैसे उनको बनाना पड़ेगा, अपने को भी करना पड़ेगा, तो वो बदले में वो, और खुद से कई बार खाना बना लिया करते वो। ऐसे लोग थे, उनसे सीखा भी बहुत कुछ, तो उनके द्वारा ही बताया गया था। बाकी ये किताबों में तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं होता। इसमें ये होता था कि पहले कोई रियासती काल में जब तांत्रिक विद्या करवाते थे तो ऐसा होता था कि जैसे मान लो कि आपके, तो इधर के जिलों की मैं बात करूं, जैसे आप जयपुर में रहते हो, जयपुर का राजा और कोई है और दूसरा राजा अलवर का है वो कोई और है। तो अगर अलवर और जयपुर के राजा के दोनों के बीच में अगर लड़ाई है ना, तो गांव वालों के बीच में भी लड़ाई रहती थी। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम गांव वाले आराम से एक दूसरे के आ रहे हो जा रहे हो, शादियां वादियों में जा रहे हो, नहीं, वो दोनों की होगी, क्योंकि राजा की लड़ाई है तो आपकी भी होगी। जैसे मतीरे की राड़ सुनी होगी, तो वही बात है, बस सिंपल से उदाहरण वही है, जिसमें गांव के लोगों की वजह से राजा लड़ गए। तो इसलिए तो यहाँ पे एक गांव वाले दूसरे गांव पे तांत्रिक विद्या ज्यादा करवा दिया करते, जिसमें पुरुष सारे बीमार हो जाया करते। तांत्रिक विद्या का बड़ा रोल होता था। बीमार होने का मतलब किसी के पेट में दर्द हो गया यार, ये हो गया यार, वो हो गया, तो फिर उसके निवारण के लिए ये डांस होता था। और कहीं कहीं ये भी कहते थे कि जहां महामारियां आती है तो ऐसा डांस करने से महामारियां समाप्त होती है। तो कोरोना में इसीलिए चर्चा में था। अब उसके निवारण के लिए कैसे करते, तांत्रिक विद्या के निवारण के लिए महिलाओं को बताते कि भाई तांत्रिक विद्या का प्रकोप है, तो महिला सब पुरुषों को बिठा के और कहती शाम को कि आज रात को एक भी पुरुष घर से बाहर नहीं निकलेगा। और फिर महिला दो झुंड बनाती, दो घेरे। अंदर वाले घेरे में वो महिला होती जो बिना कपड़ों की होती, नग्न अवस्था में,
और बाहर वाले घेरे में वो महिला होती जो कपड़े पहन के है, और दोनों महिलाओं के सर पे मटका होता और मटके के अंदर आग जलाई जाती तेल वेल डाल के, और फिर उसके बाद में आग जला के, और फिर वो दोनों झुंड पूरे गांव के चक्कर लगाते, 3 चक्कर लगाते, कोई भी पुरुष नहीं देखना चाहिए, और उसके बाद में गांव के चक्कर लगा के और फिर जाती वो शमशान घाट और उस मटके को वहां पे रखती, वापस आके कपड़े पहन के सो जाया करती। उसके अगले दिन से ही तांत्रिक विद्या का निवारण हो जाया करता, समाप्त हो जाया करती। ऐसे डांस किया जाता था। अब कोरोना में चर्चा में क्यों रहा, तो कोरोना में डोकरे तो जानते थे यार ये डांस होता है ऐसे, तो उन्होंने सब महिलाओं को, जो भी पुरानी महिला थी, उन सबसे कहा कि हमें ऐसा करना पड़ेगा ताकि तांत्रिक विद्या का निवारण भी हो सकता जाता है और महामारी का निवारण भी हो सकता है, तो महिलाओं को ये डांस ऐसे करना पड़ेगा। तो वहां पे जो महिला बैठी थी उन्होंने कहा कि हम तो नहीं करे, तुम कल मरते आज मरो, हमें क्या ही लेना देना है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला। तब उन्होंने समझाया कि पुरानी पीढ़ी थी वो, जब मोबाइल का जमाना नहीं था, उस समय में व्यक्ति शाम को 7 बजे सो जाया करते थे। आजकल की पीढ़ी 2 बजे तो सोती है, इंस्टा पे लगे पड़े रहते हैं और कोई काम भी नहीं है। और दूसरी बात, आज के लोगों को मतलब संस्कृति से और खुद के संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। आज के व्यक्ति को केवल और केवल लेना देना है पब्लिसिटी से। चाहे अपने घर की महिलाएं डांस कर रही हो और वो किसी ने वीडियो बना के डाल दिया तो पूरे भारत का कोरोना पे ध्यान कम और मारवाड़ पे ज्यादा होगा, इसलिए लफड़ा हो जाएगा। तब पुराने लोगों को भी समझ में आया कि भाई सही बात है, पुराने समय में और अब में बड़ा अंतर है कि कोई भी ऐसे वीडियो बन गई तो फिर लफड़ा हो जाएगा। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब जैसे होगा, जैसे निवारण मानेंगे। तो उस समय ये पेपर में आ गया था, चर्चा में था इसलिए कि भाई ऐसे भी कोई डांस होता है। तो ये धमक मुसड़ झांझी सेम गुड़ला है। गुड़ला में बड़े मटके रखते हैं, ये छोटी बालिकाएं करती हैं, छोटे मटके रख के, छोटे छोटे जो कलश होते हैं ना, उसमें छिद्र निकाल के। पर अपने को गुड़ला अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सवाल आएगा तो फिर गुड़ला का ही उत्तर पूछा जाएगा, झांझी का नहीं होगा। अगर गुड़ला ऑप्शन में नहीं हो तो फिर किसका करना है, झांझी। छाप दो, दोनों को समाप्त हो गया मारवाड़। दमक मुसड़ मारवाड़ महिला प्रधान नृत्य है। और झांझी मारवाड़ है। डांग डाक तो सुना नहीं भाई। हो सकता है कोई होता होगा। डांग तो जरूर होता है नाथद्वारा में। लिख लिया। उसके बाद में हेडिंग लगाओ गैर। गैर गैर और इसको सुनो, दिखा, लिखना नहीं है, पहले सुनना है। गैर का जो क्षेत्र है वो है कनाडा, और कनाडा है बालोतरा में। ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अपन जो चीज शब्दावली याद करके जाते हैं वो एग्जामिनर पूछ नहीं रहा है, इसलिए अपन फिर गलत कर देते हैं। अब आपका माइंड इतना विकसित होना चाहिए कि उसके इर्द गिर्द की बातें भी ध्यान रहे, तब चीजें क्लियर कर पाओगे। ये कंसेप्ट इतने सारे इसीलिए सिखाए जा रहे हैं, नहीं तो मैं भी लाइन टू लाइन पढ़ा पढ़ूंगी अब तक टॉपिक को खत्म कर देता। कुछ भी नहीं होता, पर उससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। या तो आप फिर रट्टा मारते जाओ उसमें। तो यहां से याद रखना है, जैसे मान लो कि आपको नहीं पता कन्नाडा का है, मत याद रखो। आपको ये तो पता है सिवाना का है, सिवाना बालोतरा में है, गढ़ तो सारी दुनिया ही जानती है। आपको नहीं पता कि नगाना का है, परंतु सिवाना का तो पता है। हमेशा एक चीज दिमाग में बिठाना, ऐसा सवाल बीएसटीसी में अभी आया भी था कि जैसे भरतपुर में कोई गांव का नाम है ना, तो वो भरतपुर के आसपास वाले एरिया में रह सकता है, खूब जोर मारे के वो अलवर में ऐसे गांव का नाम मिल सकता है, परंतु ऐसा कभी नहीं होगा कि जो भरतपुर में गांव का नाम है वैसा डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी हो, कभी नहीं होता। और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में गांव का नाम है वो उधर ही होगा। तो जो ऐसी शब्दावली के नाम है जैसे कनाणा, नगाना, सिवाना, ये सारे बालोतरा में है।
इसका मतलब ये होता है कि एक क्षेत्र विशेष में गांवों के नाम भी फिक्स होते हैं। समझ में आ गई बात? इसलिए याद रखना कि अगर आपको शिवाना याद है तो कनाडा भी याद है और नगाना भी। नगाना में नागनेची माता है, शिवाना में किला है और कनाडा में गैर नृत्य होता है। तो एक चीज याद हुई तो तीन और याद होनी चाहिए, तब जाके चीजें होती हैं। अब देखिएगा, आपने ये शब्द पढ़ा गैर, नहीं ये शब्द होता ही नहीं है। इस डांस का मूल नाम होता है गैर नृत्य। फोर्थ ग्रेड में आया भी था और उसने पूछा भी था ये। तो गैर नृत्य होता है इसका मूल नाम। गैर नृत्य क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो भी पुरुष नाचते हैं वो एक घेरे में डांस करते हैं, ऐसे घेरे में खड़े होके और फिर डांस करते हैं, इसलिए गैर नृत्य है। पर बाड़मेर की शब्दावली ऐसी है कि वहां के लोगों द्वारा ये वाला शब्द बोला नहीं जाता, ये बोलते हैं। अपन भी बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, जैसे अपने को भी नहीं पता, वैसे गै गै में अंतर नहीं पता, सह में नहीं पता, है में नहीं पता। वो तो केवल हिंदी का मास्टर ही समझ सकता है कि भाई ये अंतर होता है। अब जैसे मान लो शब्दावली का बड़ा फर्क होता है। जैसे मेवाड़ की जो शब्दावली होती है ना, उसमें से को है बोलते हैं। मारवाड़ की शब्दावली जो होती है उसमें भी से को है बोलते हैं। अब मैं इधर का, और मैं जब मेवाड़ में पढ़ाने गया 3-4 साल पहले, तो वहां पे कुछ बच्चे रहते थे पाली के। पाली वालों की भी वही कल्चर है जो मेवाड़ वालों की है, सेम सेम से शब्दावली बोलते हैं। अब वो बच्चे जिस बिल्डिंग में मैं रहता था उसी में रहते थे और वो कोचिंग में जाया करते थे। तो मेरा हमेशा से शौक ये नहीं था कि मुझे फोन चलाने का ज्यादा शौक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बस ये था कि भाई मैं क्लास लूं, उसके बाद में पढ़ लिया तो पढ़ लो, उसके अलावा कोई काम नहीं, फिर रख दो और सो जाओ। तो वो 3 लड़के रहते थे और उनकी स्थिति का पता चला कि भाई ये इसकी तैयारी करने के लिए आए हुए हैं, तो पर इनके पास में इतना ज्यादा पैसा है नहीं। इनके पिताजी जो है उनसे भी मिला मैं, क्योंकि वो छोड़ने के लिए आए थे वहां पे, तो वो मिल गए वहीं पे एक दिन, कोई पड़ाव था उस पे। तो फिर मुझे लगा यार मैंने ये फ्लैट ले रखा है, तो मैंने उन तीनों से कहा कि तुम तीनों इसमें रह लो, कोई पैसा वैसा तुम्हारा लगेगा नहीं, क्योंकि देना तो मुझे ही है, वो मैं दे दूंगा, पर एक शर्त पे मैं तुम्हें रख सकता हूँ। और शर्त यह है कि तुम, जब मैं 10-11 बजे फ्री होता था, क्योंकि ऑनलाइन जो शिक्षक पढ़ाता है वो 12 बजे तक तो पढ़ाना उसका नाम आराम से यही है, 12 बजे से पहले तो फ्री हो ही नहीं सकता। आप 26 को जो क्लास लगेगी, अभी जो 26 को क्लास लगेगी उसकी तैयारी मेरी अभी से शुरू होगी, तब जाके वो क्लास ले सकता हूँ मैं, नहीं तो वो क्लास ही नहीं हो सकती। हेलो। हाँ जी। भाई वो पाठशाला वाली दूसरी बिल्डिंग है, वहां पे आके तू चाबी ले जा, मैं तो अभी क्लास में रहूंगा 1 घंटे। दूसरी बिल्डिंग है, मेरे को भी नहीं पता यार। है? विशाल मेगा मार्ट बता रहे। हम्म। है। हाँ, इसी लाइन में थोड़ी सी आगे बड़ा सा लिखा होगा पाठशाला, और वहां पे बाहर कोई बैठा होगा तो उसको बोल देना, वो ले जाएगा चाबी। पर एक काम करना, उसमें मेरा बैग पड़ा है, वो कोचिंग में ही रख देना, क्योंकि मैं आज बांसवाड़ा जाऊंगा शाम को। ठीक है। हाँ, गाड़ी तो उधर है, पर चाबी तो मेरे पास ही है ना, गाड़ी जेब में थोड़ी है। हाँ। ठीक है। तो आगे बात आती है, तो वो मैंने उनको यही कहा था कि जब मैं क्लास लेके आऊं, अब जैसे अपन अभी क्लास शुरू करूंगा मैं, ये 27 तारीख से 26 तक तो वहां प्रोग्राम रहेगा। 27 को 6 से 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी हो पूरी यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगा। तभी तो बच्चा जुड़ेगा, नहीं तो कौन जुड़ता है? लोग ये कह रहे हैं कि आता आरबीएससी से है, पर पढ़ा कोई नहीं रहा। हम फ्री में पढ़ाएंगे, तभी तो 1000-2000 जब साथ लेके चलते हैं ना ऑनलाइन, वो कारण यही है कि बच्चों को जब आप पढ़ाओगे तो पढ़ेंगे, और अच्छा पढ़ाओगे तो पक्का पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई नहीं जुड़ेगा। और हम तो वहां भी 2500, 3000, 4000 लेके चलते थे, मेवाड़ में भी, यहाँ भी लेके चलते हैं। ये तो जयपुर की कंसेप्ट है कि यहाँ केवल मास्टर ऑफलाइन ही रहता है बस। आजकल ऑफलाइन को तो देख के कोई आता ही नहीं है पढ़ने के लिए। अभी देखो ऑनलाइन का कितना फायदा है, आप 4-5 बैच मिलके तब जाके आपका बैच है, और वहां एक बैच ही नया जो बना है वो 70-80 का है। बहुत अंतर होता है, बच्चा देख के ही आता है। तो उनसे मैंने कहा कि जब मैं आऊं तो तुम मेरे से बात करना बस 5-7 मिनट या आधी घंटे, बाकी तुम कुछ भी करो, क्योंकि फोन नहीं चलाने का शौक है इसलिए। फिर उनका ठीक है, तो उनको रखा। तो एक दिन वो लड़का कह रहा था कि सर आपके बैग में हुई है क्या? अब मेरे पल्ले नहीं पड़े कि हुई क्या होती है। तो फिर मैंने कहा यार गूगल पे सर्च करके दिखा।
अब गूगल पे लिख रहा सुई, मैंने कहा यहाँ भी हुई लिखना देगा तेरी मानता है तो वो से को क्या बोलते हैं, है। तो सुई क्या हो गई, हुई। हाँ, उनके ये हुई चलती है। और चेक को वो बोलते हैं से, चेक को भी क्या बोलते हैं, से। तो उनके चम्मच समस है। वागड़ वालों की भी चम्मच समस ही है। वागड़ वाले, जालोर वाले, आसपास वाले, मारवाड़ वाले सभी चेक को से बोलते हैं। तो चम्मच का समस, चलने को हालो, अलग ही शब्द है। तो ऐसे, तो यहां भी ये शब्दावली ऐसी है कि इनसे ये गैर नहीं बोला जाता, इनसे ये बोला जाता है, इसलिए ये गैर शब्द हो गया। नहीं तो मूल तो क्या होता है, गैर होता है। अब आपको मैंने ये तो समझा ही रखा है कि ये गैर से शुरू होने वाले कौन करेंगे बताओ। तो ये कैसा डांस है, पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। उसके बाद में जो पुरुष करते हैं उसका पर्व कौन सा होता है, होली। कौन सा होता है, होली। अब याद रख सकते हो। उसके बाद में आपको पूछे कि जो भी पुरुष गैर करने वाला होता है, ऐसे सीधा सवाल आता है कि गैर करने वाले, और गैर करने वाले क्या कहलाते हैं, गैरिये। गैर करने वाले क्या कहलाते हैं, गैरिये। जैसे गिदड़ करने वाला गिदड़िया, गैर करने वाला गैरिया, रमत करने वाला रमतिया। ये तीन याद ही नहीं करने। अभी सिंपल हो गए कि जिसके नाम के पीछे यह लगाना है आपको। उसके बाद में इसमें भी हाथों में होता है डंडे, हाथों में डंडे लेकर डांस करते हैं, और इन डंडों को कहा जाता है खांडा। वैसे मैं आपसे कहूं कि लकड़ी की तलवार खांडा होती है, लकड़ी की तलवार को अपन खांडा कहते हैं। और ये वैसे अगर कहा जाए तो डंडे जो होते हैं उनको खांडा केवल गैर में कहते हैं। ऐसा किस चीज के बनते हैं, ये खांडा बनते हैं जैसे किक्कर होता है ना, किक्कर की लकड़ी, किक्कर समझते हो ना, उसकी टहनियां काट के लाते हैं, लाएंगे, उसको एक भट्टी जलाएंगे और उस भट्टी में दे देते हैं, जलाने के लिए नहीं, केवल उसके ऊपर की छाल उतारने के लिए। और छाल उतारने के लिए वो भट्टी में देते हैं और फिर उसको निकाल लेते हैं, और अंदर जो सफेद लकड़ी जो बचती है उसके ऊपर कपड़ा लगा के और फिर आपस में टकराते हुए। फिर आप लोगों को लग रहा होगा यार सूखी लकड़ी ले लेते हैं इससे अच्छा। सूखी लकड़ी नहीं ले सकते क्योंकि टूटने का डर होता है, और ये आपस में टकराते हैं तो वो लकड़ी अंदर से गीली रहती है और छाल उसकी उतर जाती है, तो फिर उसमें आवाज आती है टकराने के बाद में, वो भी एक शैली होती है। तो उसको खांडा कहते हैं ये लोग। उसके बाद में ये सवाल पूछा गया कि पैरों में क्या बांधते हैं, तो पैरों में बांधते हैं साहब घुंघरू। पैरों में क्या बांधते हैं, घुंघरू। तो ये पैरों में घुंघरू बांधते हैं, और इन घुंघरू को क्या कहते हैं, इस डांस में उनको कहा जाता है रमझोल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रमझोल कहाँ पहनी जाती है, तो पैरों। अपने शेखावाटी में तो डांस ही चलता है ना कि मारी रमझोल गढ़ा दे हो नंदी के बीरा, तो अपने पति से कहती है कि रमझोल गढ़वा के दे दे। तो यहां से पैरों में घुंघरू बांधते हैं, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, रमझोल। अब यहाँ पे इस डांस में गीत गाए जाते हैं, और इसमें जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेवाड़ और मारवाड़ में जितने भी होली के गीत होते हैं दोनों को ही एक ही शब्द बोलते हैं, क्योंकि होली आती है फाल्गुन में, तो ये सब गीतों को कहते हैं फाग। क्या कहते हैं, फाग। तो ये होली पे चल रहा है तो यहां भी क्या गाई जाएगी, फाग। उसको बोलना कि गाड़ी में से बैग निकाल के कोचिंग में रख के जाए, तो ये फाग कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहां से आपको याद रखना है। और एक बार आप मेरे को बता दो कि ये कौन से प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है, कनाडा। कनाडा कहां पे है, बालोतरा। बालोतरा कहां है, बाड़मेर में। अभी तो नए जिले आ ही नहीं रहे वैसे भी। उसके बाद में ये जो है वो कौन से पर्व पे होता है, होली पर। करते कौन है, कब करते हैं, होली पे। और इसमें हाथों में क्या लेते हैं, डंडे, जिसको क्या कहते हैं, खांडा। पैरों में क्या बांधते हैं, घुंघरू, उसको क्या बोलते हैं, रमझोल। होली पे गाए जाने वाले गीत, फाग। आजकल आपका पेपर में सवाल पूछा जा रहा है कि इसके वाद्य यंत्र, सबसे ज्यादा क्या पूछे जा रहे हैं, वाद्य यंत्र। तो आपको ये याद रखना है कि वाद्य यंत्र जो होते हैं वो कौन कौन से। तो एक नॉर्मल सा वाद्य यंत्र ढोल, दूसरा उसके साथ क्या बजती है, थाली, और एक होता है बाकिया। ये याद रखना है। अभी एग्जाम में पहले क्या आया कि ढोल, थाली और बाकिया कौन से नृत्य में बजते हैं, एक सवाल तो ये आया। और दूसरा सवाल ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा डांस में, सॉरी कौन से नृत्य में ये, सॉरी गैर में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त नहीं होता। फिर उसने 3 वाद्य यंत्र है ना, तो पहले ऑप्शन में ये दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, और चौथे ऑप्शन में उसने लिख दिया गैरिया। तो वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, गैरिया। तो ये ऐसे सवाल आते हैं जब 3 ऑप्शन होते हैं, तो आपके पास में तब तो पक्का ही ऐसा सवाल बना सकता है वो कि कौन सा प्रयुक्त नहीं होता।
तो ऐसे सवाल तभी बनते हैं। तो ये बात आप याद रख सकते हो, एक बार इसको आप उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद में आगे बातें करते हैं। इसमें अभी और भी है गैर। हाँ जी। नहीं नहीं, एक बैग है अकेला बस, ब्लैक रेड रेड। वो अंदर, हाँ ये अंदर दे देना, बीच में पड़ा होगा। लिख लिया भाई? हाँ लिख लो आराम से। लिख लिया? चलो, समय खराब नहीं करना। क्या बातें करने लग जाते हो, लिखते ही बता दिया करो, बात खत्म, आगे चले। इतने दिन का टाइम खराब कर रहे हो तुम। अगली आती है, देखो बोर्ड पे, अब लिखना मत, सुनना। तलवारों की गैर, और ये तलवारों की गैर है मैनार की। मैनार है उदयपुर में, और ये अमर सिंह जी के टाइम से शुरू हुई थी। और इसका पर्व जो होता है वो होता है जमरा बीच। बस ये सुनना है पहले। तो बताओ दिखा, तलवारों की गैर कहाँ की है? मैनार कहाँ है? उदयपुर। किसके राजा के समय से? और कब होती है? जमरा बीज का मतलब होता है होली के 2 दिन बाद, होली वाले दिन के 2 दिन बाद मैनार में होती है। तलवारों की गैर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाथों में तलवार ली जाती है, और जैसे होली पे अपन डांस करते हैं ना, वैसे ही डांस होता है। उदयपुर से 41 किलोमीटर दूर होगा वाना मैनार, जो 41 किलोमीटर दूर है, देखा हुआ है प्रत्यक्ष में। ये ऐसा क्यों हुआ कि जिसकी वजह से इन लोगों को तलवारों की गैर करनी पड़ गई? बाकी तो डंडे कर सकते हो, क्योंकि 30-40 किलोमीटर का एरिया जो होता है ना, वो तो राजा का काल का होता है, राजा की खालसा भूमि होती है। तो राजा के सैनिकों को ही तो तलवार दी जाती थी, गांव के लोगों को तो डंडा दिया जाता था। इसलिए यहां पे ये तलवार राजा के सैनिकों के पास में ही थी। और इसका बड़ा कारण क्या था कि अमर सिंह जी के समय में, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में कि मेवाड़ मुगल संधि हुई है। और उस संधि को जो इतिहास पढ़ाने वाला होता है वो, और या जो इतिहास के बारे में जानता है वो उसको संधि नहीं मानता है, क्योंकि उसमें 3 बातें 4 बातें थी, जिनमें से 3 बातें मेवाड़ की मानी गई और एक बात मुगलों की मानी गई। और वो एक बात भी
मर्जी से, मेवाड़ वालों की मर्जी से। और उस संधि को अमर सिंह जी के बेटे कर्ण सिंह ने तो स्वीकार किया, और कर्ण सिंह का बेटा जगत सिंह उसको तोड़ देता है, तुरंत ही तोड़ देता है। तो अगला ही राजा, क्योंकि मेवाड़ वालों को मजा नहीं आता था। आज भी मेवाड़ के राजपूत जो होते हैं बहुत शांत है, वैसे शांत है, और किसी ने अगर उंगली कर दी ना तो उंगली नहीं, फिर हाथ ही कटता है। ये भी सच है, खूब देखा है दबा के लड़ाइयां वहां पे 4 साल में कि कैसे लोग हैं। और वैसे तुम उनको शांति से कुछ भी कर लो। अपने यहाँ के राजपूत तो फिर भी किसी को कुछ नहीं कहते होंगे, वहां तो भाई साहब जिंदगी उनकी दादागिरी से जीते हैं, अलग ही टाइप से रहते हैं। जब अपने यहाँ पे नवरात्रे शुरू होते हैं तो हिंदुओं का नया साल आता है, उस दिन हर राजपूत के घर से थार गाड़ी निकलेगी और सब बड़ा सा झंडा लेके, जो भगवान श्री राम की फोटो का होता है, और पूरे उदयपुर में घुमाते हैं। मजाल किसी पुलिस वाले की कि किसी की भी अगर कोई रोक के भी दिखा दे दो। और अपने यहाँ पे तो आप इस चौराहे से बाहर नहीं निकल सकते बिना हेलमेट के, वहां पे सिंगल आदमी बिना हेलमेट के घूमता रहता है, और कोई भी विधायक आदेश भी नहीं दे सकता कि किसी को भी रोक लिया जाए। ऐसे ऐसे चलती है उनकी तो, क्योंकि वहां की पोस्टों पे है भी वही, और सात क्षेत्र भी उनका ही है, वहां रहते भी सही तरीके से ही है। तो इस वजह से, और अपने यहाँ तो ऐसे रूम ढूंढने पड़ते हैं कि ले भाई दे दो रूम, वहां पे तुम्हें ये कहेंगे कि ले लो। यहाँ तो ये पूछते हैं, जैसे अब मैं ढूंढ रहा हूँ कई दिन से, तो बोला जाति क्या है, ये पूछते हैं कि कौन सी जाति है, कौन से एरिया के हो, कभी हमारे रूम तो नहीं कब्जा कर लोगे ऐसे, क्योंकि एक तो हुलिये से ऐसे लगते हैं ना कि मास्टर के तो लखन ही नहीं है तो इस वजह से अब वो सारे साथ वाले सारे जो भी है उन सब ने दाढ़ी बढ़ा रखी है। मेरा दोस्त तो राम ही है, वो भी बढ़ा है, वो सबका बाबा जी हो रहा है वो तो, इसलिए उसने बढ़ा रखी। जाते हैं उनको लगता है, अब वो स्कॉर्पियो से जाता है, मैं मेरी गाड़ी जाता हूँ तो स्कॉर्पियो को देख के वो नहीं हमें नहीं देना है ना। तो हमें तो अभी भी नहीं मिला है, मैं तो दोस्त के पास में रह रहा हूँ कि कोई तुम्हारे ध्यान हो तो दिलवा दो कोई 1 BHK 2 BHK फ्लैट, जो थोड़ा बाहर हो, कोचिंग में बच्चों से थोड़ा दूर हो, नजदीक नहीं होना चाहिए, ताकि थोड़ा दूर हो तो 5-7 किलोमीटर, किसी के नजर में हो तो बता देना, दिला दो किसी की नजर में, आप यहाँ रहते हो यार इसलिए बोला है, बाकी तो जरूरी भी नहीं है, मत दिलाना। मैं किसी पे कोई चीज थोपता ही नहीं, मैं मेरे घर वालों पे नहीं थोपता, तुम तो क्या ही हो भाई, मैं तो क्या ही बोलूंगा आपको, ऐसा नहीं, नंबर वंबर नहीं मिलेंगे, ऐसे ही बता देना। किसी को याद हो तो बता के चले जाना, मेरे साथ बैठ के चले जाना, मेरे को दिखा लाना, क्या करोगे नंबर वंबर का। तो यहां से कहते हैं कि जब वो संधि को तोड़ दी थी, संधि हुई थी, तो संधि होने का मतलब ये होता है कि जो सैनिक होते हैं ना, सैनिक, वो आप राजा के जो सैनिक पहले से लगे हुए हैं उन सबको हटा दिया जाएगा। अब जो सैनिक लगेंगे ना, वो सैनिक वो लगेंगे जो जिसके साथ संधि हुई है उनके। तो मुगलों के साथ में संधि हुई, तो मैनार एक गांव है, और इस मैनार के चारों तरफ मुगलों के सैनिक लगा दिए गए। अब मुगलिया कल्चर बिल्कुल अलग है, अपनी कल्चर बिल्कुल अलग है। और जब मैनार में उन मुगलों को सैनिकों को लगा दिया, 200 के आसपास सैनिक चारों तरफ उसको लगाए गए थे सुरक्षा के लिए। पर उन्होंने आके यहाँ पे नौटंकियां करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि महिलाओं को परेशान करते थे, बच्चों को परेशान करते थे, पुरुषों के दुपट्टे उतार दिया करते, महिलाओं के दुपट्टे उतार दिया करते, हाथ पकड़ लिया करते, ऐसी चीजें वो करते थे। तो एक दिन मधु श्याम करके कोई बंदा था, जब उसको ये पता था कि चला था कि भाई मेवाड़ महाराणा जो है उन्होंने संधि कर ली, तो वो थोड़ा परेशान हो गया था कि हमारे पूर्वजों ने तो खूब सारी लड़ाई लड़ी है और आपने संधि कर ली। तो वो लगभग 4 से 5 महीने अपने घर से बाहर नहीं आया था इस बात की वजह से। और जिस दिन वो बाहर आया मधु श्याम, तो बाहर आके देखता है तो एक महिला के साथ में मुगलों ने अभद्र व्यवहार कर रहे थे। वो आदमी इस बात को पचा नहीं पाया, उसको लगता था कि हमने संधि इसलिए की थी कि शांति का समय आएगा, लोग परेशानियां खत्म होंगी, ये तो परेशानियां ज्यादा और हो गई। मेवाड़ तो महिलाओं के लिए बहुत लड़ा है, और आज सामान्य गांव के शहर के गांव के बीच में ये लोग उनको ऐसी बुरी हालत कर रहे हैं। उसका खून खोलता है, पर कर क्या सकता है, 200 सैनिक है, वो अकेला है, उम्र उसकी 60-70 के आसपास चली गई, क्या कर सकता है। पर उसने सोचा कि ऐसे मैं नहीं रह सकता। उसने 5-7 लोगों को बुलाया कि ये तमाशा मैंने आज देखा। तो लोगों ने कहा महाराज ये तो संधि के बाद हर तीसरे दिन की कहानी यही है। तो बोला तुम्हारा नसों में खून सूख गया क्या, तुम्हारे अंदर अब वो जाबाजपन बचा ही नहीं क्या। उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं, संधि कर रखी है, मजबूरियां है, बहुत सारी सेना है इनके साथ में। तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, तुम टेंशन मत लो, मैं प्लान बनाता हूँ। वो आदमी प्लान बनाता है, और प्लान के तहत सारे के सारे मुगल सैनिक जितने भी उस गांव में रहते थे उन सबको जीमने के लिए अपने घर पे बुलाता है। और जीमने के लिए बुलाया तो वो सारे भोजन करने के लिए आ गए। और उसका प्लान ये था कि जितने मुस्लिम सैनिक है उतने ही हिंदू व्यक्ति आने चाहिए।
क्योंकि उनके जिमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एक के सामने एक खड़ा होना चाहिए। अगर 200 मुस्लिम है तो 200 हिंदू आने चाहिए। उनका ठीक है भाई, सारे गांव के लोग भी उनके साथ देने के लिए आ गए और आ गए। उसके बाद में मुगल सैनिकों को बिठा दिया नीचे, और बिठाने के बाद में मधु श्याम एक कोने में बैठ गया एक बड़ा सा ढोलक लेके, और उसने पहला डंका मारा ढोलक पे, धाम, जोर से डंका मारते ही सारे हिंदुओं के हाथ में क्या नाम है, पत्तल थी, पहले पत्तलों में खिलाया जाता था, सारे पत्तल उनके सामने परोस दी जाती है। अब मधुश्याम कुछ समय के लिए रुकता है, फिर मधुश्याम दूसरा डंका मारता है ढोलक पे, इसीलिए तो इसमें ढोल बजता है, और ढोलक पे दूसरा डंका मारता है, और जैसे दूसरा डंका मारा सबके मुगलों के सामने उन्होंने खाना परोस दिया। अब मुगल सैनिक अपनी तलवार वलवार सब साइड में रखते हैं और भोजन करना शुरू करते हैं, खाना शुरू कर दिया। अब मधुश्याम कुछ देर और रुकता है और फिर जोर से ढोलक पे डंका मारता है। मुगल सैनिकों को लगा अब कुछ और भोजन आने वाला है, और सारे हिंदू सैनिक जो होते हैं उन्होंने अपने पीछे से तलवार निकाली, उन सारे मुगल सैनिकों की गर्दन काट दी वहां पे। और संधि के बाद की मेवाड़ की पहली जीत थी ये, उस जीत की विजय के उपलक्ष्य में आज तक तलवारों की गैर की जाती है। अब तो ये लोग एडवांस हो गए, आजकल तो ये बारूदों की गैर खेलते हैं। हाँ, आजकल यहाँ पे बंदूकें चलती हैं, हर घर को अनुमति है। मैनार के सबसे ज्यादा लोग हैं मैनारिया, और उदयपुर में जहां मैनारिया रहते हैं, मैनारिया बहुत रहते हैं उदयपुर में, जहां मैनारिया रहते हैं उस एरिया में कभी कोई झगड़ा नहीं होता, उस एरिया में कभी कोई लफड़े नहीं होते। और अगर किसी ने उनकी महिलाओं को या पुरुषों किसी को भी कुछ भी कह दिया, इस परिवार में इतना संगठन है कि पूरा समाज उठ के आता है। अपने तो ये होता है फलाने के छोरे के साथ में ये हो गया, होने दो, उसकी समस्या है, हमारी क्या है, इनके पूरा समाज उठ के आता है। इसलिए उदयपुर में मैनारियाओं से बहुत सारे लोग डरते हैं। वहां ज्यादातर रूम मिलते हैं बच्चों को मैनारिया गेस्ट हाउस के आसपास ही ज्यादातर, क्योंकि वो कोचिंगों का एरिया वही है। तो वहां मैनारियाओं के जो लोग हैं उनसे सब डरते हैं, एक साथ उठ के आते हैं सब, क्योंकि कहानियां सुनी हुई है, आज की नहीं, ये बहुत पहले की चीजें घटना ही है। तो उसके बाद में आज तलवारों से तो होती थी, पर अब बारूदे से खेली जाती है। इसलिए यहाँ पर तलवारों की गैर उस जीत की विजय के उपलक्ष्य में आज तक चली भी आ रही है। इसीलिए आप भी याद रखिएगा कि तलवारों की गैर कहाँ पे होती है, मैनार, ओमकारेश्वर का चौराहा है मैनार में, वहां पे अच्छे से खेली जाती है। तो ये मूल बात, और अमर सिंह जी के टाइम से चली आ रही है, और आज तक ये चली भी आ रही है, मतलब ये परंपरा बंद नहीं होगी अभी आगे। और दूसरी बात, यहाँ पे एक होती है घूमर गैर। कौन सी? अच्छा, घूमर गैर का मतलब ये होता है कि इसका जो वस्त्र होता है ना पहनने का, पुरुषों का, वो एक फ्रॉक टाइप पहनते हैं। फ्रॉक का मतलब लहंगे का जैसा ही लगता है, वो जब वो घूमते हैं तो उसमें घुमेर आती है, इसलिए वो लहंगे का जैसा लगता है। तो ये शुरू कहाँ पे होती है? भीलवाड़ा। और ये भीलवाड़ा में किसने शुरू की थी? तो इसकी शुरुआत करने वाला एक लड़का पुरुष था जिसका नाम था निहाल अजमेरा। निहाल अजमेरा वही है जिसकी बेटी पोती, पोती का नाम वीणा है, और वीणा ने अपने सर पर 63 मटके रख के डांस किया था भवाई। तो इनका पूरा परिवार ही इस कला से जुड़ा हुआ है, पोती और बेटा और सब, तो ये याद रख सकते हो। उसके बाद में नाथ द्वारा की बात मैं करूं तो नाथ द्वारा की गैर भी होती है, और नाथ द्वारा में गैर जो होती है ना, वो होली के बाद में खेली जाती है, यानी कि शीतला सप्तमी। अपनी साइड में शीतला अष्टमी मनाते हैं, उधर शीतला अष्टमी नहीं होती, उधर सब सप्तमी मनाते हैं, उधर के लोग सब सप्तमी मनाते हैं। तो ये सप्तमी में यहाँ की बात आती है। उसके बाद में एक आती है जो बहुत बार पूछी जाती है मिलान करके सवाल, आंगी बांगी गैर। कौन सी? आंगी बांगी गैर। और बांगी में इस बै से याद रखो बालोतरा। कौन सा? बालोतरा। और बालोतरा का गांव अगर आपसे पूछे तो लाखेटा, ये लाखेटा गांव में प्रसिद्ध है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। एक आती है तितलिया गैर, जो केवल किताबों में होती है, और तितलिया गैर अलवर की है, जो मैं कह रहा हूँ किताबों में होती है, जानते ही नहीं अलवर वाले तो तितलिया गैर भी होती है इसलिए। और अभी राजस्थान पुलिस में पूछा गया था दांडी गैर। कौन सी? दांडी गैर। दंड का मतलब होता है लकड़ी, कभी आरएसएस ज्वाइन करोगे तो पता चलेगा कि दंड क्या होता है, वो लकड़ी को बोलते हैं। तो दांडी गैर मतलब लकड़ी, तो डंडे लेके की जाती है, इसलिए दांडी गैर कौन से प्रदेश की है? मारवाड़, यानी कि सेम डांडिया है ये कौन सा है? डांडिया एक तरह से। तो आपको डांडिया याद है तो दांडी गैर भी याद है। तितलिया गैर कहाँ की है? अलवर की। आंगी बांगी कहाँ की है? बालोतरा। नाथ द्वारा गैर कब खेली जाती है? शीतला सप्तमी। घूमर गैर कहाँ की? भीलवाड़ा की। तो एक बार मेरे को बताओ, दिखा यहाँ से। तो तलवारों की गैर कहाँ की है? मैनार कहाँ है? उदयपुर। किस राजा के समय से चली आ रही है? कब होती है? जमरा बीज। घूमर गैर कहाँ की है? भीलवाड़ा। कहाँ की? तितलिया गैर कहाँ की है? नाथ द्वारा वाली गैर कब खेलते हैं? शीतला सप्तमी को। अपने क्या मनाते हैं? अष्टमी।
और उसके बाद में दांडी गैर कहाँ की है, मारो। दांडी मतलब डांडिया ही होता है, ये बात आप याद रख सकते हो। पर आरपीएससी ने अभी सवाल पूछा था और उसने ये पूछा कि इनकी वेशभूषा, तो मैं वेशभूषा बाद में लिखवाऊंगा, पहले इसको उतार लो। हो गया। बालोत्रा के आगे लाखेटा, लाखेटा गांव का नाम है। बालोत्रा जिला हो गया अब तो। है क्या कोई बाड़मेर साइड का? जोधपुर का, जैसलमेर, बीकानेर, सारे यहीं के ही हो? मारवाड़ के कौन कौन है? नागौर, कहाँ से हो भाई? डीडवाना और पाली, मारवाड़ से कोई नहीं है? और जयपुर के ही हो? मेवाड़ का कौन कौन है? मेवाड़ का वो एक लड़का था ना, हाँ वागड़ का। और कौन है वागड़ का तेरे साथ? और कोई नहीं है? कब आया था तू इधर? कब पढ़ने आया था इधर? दिसंबर? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं इस बात का पढ़ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ ये तो डांस कर रहा है। हद हो गई ये सवाल क्या होते हैं तुम्हारे? लिखो रे, लखन जिता ही है। एक बात ये है, आपसे पूछेगा कि मेवाड़ की वेशभूषा, और एक पूछेगा बाड़मेर की। दोनों की याद रखनी है, क्योंकि अभी आरपीएससी ने मेवाड़ की तो पूछ ली, तो अब बाड़मेर का नंबर है, ये ऐसी बात नहीं अभी आया, पहले पूछता था। तो मेवाड़ वाले जो भी गहरी होते हैं वो क्या पहनते हैं? तो मेवाड़ वाले पहनते हैं सफेद अंगरखी, सफेद ही धोती, सफेद अंगरखी और सफेद धोती, और सिर पर केसरिया पगड़ी। ये तो इनकी वेशभूषा होती है, ये पहन के ही डांस करते हैं ये।
मेवाड़ वाले। केसरिया का मतलब, केसरिया करना मतलब युद्ध का है या अभिनय, एक तरह से देखा जाए तो। और बाड़मेर वाले पहनते हैं लंबा फ्रॉक, जिसको हम कहते हैं आंगी या ओंगी, ऐसे बोल दो, ये होता है। तो ये केवल यही पहनते हैं। और इनके कमर में होता है चमड़े का पट्टा, चमड़े का पटका। पटके का मतलब ये होता है कि तलवार रखने के लिए, इसलिए तो ये वेशभूषा होती है। तो आप मेवाड़ की पढ़ो तो सारी चीजें इनकी सफेद ही है, सफेद अंगरखी, सफेद धोती, केसरिया पगड़ी, और यहाँ का लंबा फ्रॉक। लिख लो दिखा। लिख लिया? कॉपी बंद करो और अब खड़ा करके पूछूंगा। जितने भी डांस पढ़ा दिए याद करवाना तो मेरे को आता है, तुम छोड़ दो इस बात को। तो बंद करो जल्दी से। बात, अरे बात नहीं रहे, क्या बातें कर रहे हो? शांति से बैठ जाओ ना। जिसने चश्मा पहन रखी है सब खड़े हो जाओ। बाकी मेरे को नाम तो पता ही नहीं होता, ऐसे ही करने पड़ेंगे। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। कोई नहीं खोलेगा, लड़का हो लड़की हो सब खड़े होंगे। ऐसा कुछ थोड़ी पूछा जा रहा है। इसे याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो तुम्हारी मर्जी। पता तो चल जाएगा लेवल कैसा है तुम्हारा, उसके अकॉर्डिंग ही बताया जाए फिर आगे से। ऐसा थोड़ी है फालतू माथा पच्ची करते रहेंगे। बता भाई, घूमर कहाँ होता है? घूमर। और करता कौन है? बैठ जा, डर क्यों रहा है? मैं कोई राक्षस थोड़ी हूँ यार। शकल ही राक्षसों की जैसी है, बस हूं नहीं। उसके बाद में गैर में प्रयुक्त होने वाले डंडे क्या कहलाते हैं? बताओ बताओ। कहाँ से हो आप? सीकर से? क्या राजपूत हो क्या? कौन से? अच्छा शेखावत साहब हो, बढ़िया है। बताओ तो फिर। बेटा बातें नहीं रहे, ये आदतें तुम कब छोड़ोगे? सारे मास्टर ऐसे ही करते होगे उनके सामने भी, उन्होंने डाली होगी, बाकी तो इसके से आवाज कर लो। जिसको बात करनी होती है वो घर रहा करो, क्यों टाइम खराब करते हो? और भी पड़ोसी का भी। और मेरी क्लास में दिमाग में बिठा लो, जब तक मैं चलेगी क्लास तब तक हमेशा यही रहेगा। कभी आपको लग रहा हो कि इसको भी ऐसा ही बना देंगे, नहीं, ये हमेशा ऐसा ही रहेगी। जिसको पढ़ना होगा आ जाएगा, नहीं पढ़ना हो घर रहे। बताओ भाई। खांडा, बैठो। आप बताओ, तितलिया गैर कहाँ होती है? तितलिया, शांति से बता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैठो, बैठ जा भाई तू भी। ऐसे काम नहीं चलेगा। बड़े अच्छे से चीजें आपको बताई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप वैसे ही बनो। हो सकता है कि अभी कोई बात नहीं, 2-4 दिन लगेंगे मेरे वाले माहौल में सेट होने में, पर ऐसा होता रहेगा। बीच बीच में मैं खड़ा करके कुछ भी पूछूंगा तो ध्यान से रखा करो। या तो आप आओगे नहीं, हो सकता है 2-4 दिन बाद,
या आओगे तो आप इस सब्जेक्ट को भूलोगे नहीं, और फायदा तुम्हें कौन से में लगता है वो तुम सोच लेना, क्योंकि यहां तो ऐसा ही चलेगा, टॉपिक खत्म होने के बाद में मैं पूरा टॉपिक पूछ लूंगा। गुड़ला कहाँ होता है? बैठो। गुड़ला कौन से पर्व पे होता है? बैठ जाओ। घड़ी किस किस ने पहन रखी है? खड़े हो जाओ। अब मुझे नाम नहीं पता होता, मैं ऐसे ही खड़ा करूंगा, और जो कोई खोलना नहीं है। इसमें फायदा आपका ही है, मैं पूछ रहा हूं तो आपकी वजह से 10 और याद कर रहे हैं, इनके दिमाग में और चल रहे हैं सवाल। खोल दी? नहीं पहन रखी? हाँ, जिसका नंबर आ चुका वो नहीं, आपका नंबर आ गया वो नहीं, जिसका नंबर आ गया और घड़ी भी पहन रखी हो बैठा रहे। ले बता भाई, गैर करने वाला पुरुष क्या कहलाता है? तो बैठ जा। गैर में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजते हैं? खोली थी घड़ी को। गैर में वाद्य यंत्र कौन कौन से? शांति से बता। ढोल। वो देख, वो बता रहे तेरे मंत्री। बता। उससे ही पूछ लेते हैं, तू बैठ जा। लगड़ा हो रहा है, कौन सा बता रहा था? थाली। ले बजाएं तेरी थाली अभी। हद हो गई। क्यों किसी का नुकसान करते हो बेचारे का? उसके बाद में बताओ भाई, डांडिया कहाँ पे होता है? आप कहाँ से हो? बूंदी से? बैठ जाओ। जिसने ब्लैक पहन रखे हैं वो सब खड़े हो जाओ। हाँ, जिसका नंबर आ गया वो बैठा रहे। बातें करने के लिए यार, क्या बातें कर रहे हो? हाँ, जैसे भी ब्लैक कहीं भी पहन रखा है खड़े हो जाओ। बात नहीं करनी, बात नहीं करनी। घूमर जब बालिकाएं करती हैं तो घूमर का नाम क्या होता है? बैठो। राजपूत महिला घूमर करती है तो? बैठो। डांडिया कौन करते हैं? बैठो। कब करते हैं डांडिया? बैठो। घूमर कौन से पर्व पे होती है? बैठ जा। गैर कहां पे होता है? मारवाड़ में तो होता है, पर जगह का स्थान का नाम बताया सबसे। वेरी गुड, बैठ जा। शिवाना कहाँ है? आप कहां से हो? ओहो, बैठ जा। डांग की रानी? करौली डांग की रानी? राजा है? धौलपुर? फिर सवाई माधोपुर को क्या कहते हैं? डांग प्रदेश ही बस। ज्योग्राफी वाले गुरुजी को पता होगा यार। अब वही बताए अब तो। बताओ भाई, तलवारों की गैर कहां की है? तलवारों की, अच्छे से सोच भाई। जिसमें तलवारों से सर कटे थे? कोई भी एक सर। हाँ, बैठ जा। वेरी गुड। उसके बाद में तलवारों की गैर किस राजा के समय से चली? बैठो। आप बताओ भाई, घूमर गैर कहाँ की है? ध्यान कर, आराम से सोच, कोई जरूर वो नहीं है, प्रेशर नहीं है। बताओ तो, नहीं बताओ तो भी। बैठ जा भाई, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, याद कर ले। आप बताओ भाई, तितलिया गैर कहाँ की है? आप कहाँ से हो? बैठो। आप बताओ, दांडी गैर। दांडी दांडी। बैठ जाओ दोनों ही। गुड़ला किसकी याद में होता है?
गुड़लाक किसकी याद में किया जाता है? कौन से राजा की याद में? बैठ जा। आप बताओ भाई पीछे। नहीं, गुड़लाक किस राजा की याद में? गुड़ले कहाँ तो विलन है। बैठो। गुड़लाक किस पर्व पे होता है भाई? होली पे गुड़लाक? बैठ जा। बैठो। आठ मात्रा के कैरवे की चाल को क्या कहते हैं घूमर में? आठ मात्रा के कैरवे की चाल को घूमर में क्या कहा जाता है? सही बोला। बैठो। कोई नहीं, अभी गलती करोगे तो आगे नहीं करोगे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ऐसा पूछा जाए तो तुम्हारे सब याद हो जाए। समस्या तो यही है, तुम्हें बिठा के रखा जाता है भाई, पोत पूरा करना होता है, वो आया और पढ़ाए चले गए बस। इसीलिए तो कोई याद करेगा, नहीं तो कौन याद रखता है। आगे बताओ भाई। गैर में प्रयुक्त होने वाले डंडे क्या कहलाते हैं? नहीं पता? बैठ जाओ। क्या कहते हैं भाई डंडों को? क्या बोला? आप बैठो। गैर में पैरों में जो घुंघरू बांधे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? बैठो। गैर में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजते हैं? वेरी गुड, बैठो। आगे लिखो। कानूड़ा नृत्य। कईयों को सांस आ गई होगी है ना। कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है ना, उसके साथ उसका कार्य कभी भी दगा नहीं करता, उसके साथ व्यक्ति खुद दगा करता है तब जाके फेल होता है। आप इन चीजों को स्वीकार करने की आदत ही नहीं है अभी, कि हमें पढ़ना भी है, नहीं। हमें तो ये करना है, बातें कर ले, दो चार एक मास्टर आगे शायरी सुना दे, है ना, दो चार एक बातें अच्छी अच्छी कर ले, और डबल मीनिंग में बातें कर ले, दो बार हंस के चले जाएंगे, पेपर भी हंसा देता है फिर वहां पे बैठ के, फिर ऐसा रुलाता है कि जिंदगी भर याद रहता है। इसलिए कानूड़ा नृत्य। और ये चौहाटन का है। चौहाटन जानते हो? वेरी गुड। क्योंकि चौहाटन आप जानते नहीं भी हो ना तो भी जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो मैं लिख रहा हूं, अभी लिखना नहीं है आपको। ये गोंद का उत्पादन सबसे अच्छा यही होता है ना। उसके बाद में यहाँ पे मिरर वर्क का कार्य होता है। मिरर वर्क का मतलब ये होता है, यहां भी होता है और जैसलमेर में भी। जैसे कांच के दो टुकड़े लिए, उसको कपड़े पे रख दिया, चारों तरफ कढ़ाई निकाल दी, उसको मिरर वर्क कहते हैं। इसी सारी चीजें सिंपल है। उसके बाद में एक आता है यहाँ पे मंदिर, कपालेश्वर महादेव, जिसके पीछे ईश्वर लगा हुआ होता है, वो शिव जी के मंदिर होता है। यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसको हम कहते हैं हापा दुर्ग। ये हापा दुर्ग भी इसी जगह पे है। यहाँ पे मेला लगता है सुइया, मेवाड़ वाले कहें तो हुइया मेला है ये। हाँ, और ये राजस्थान का अर्ध कुंभ है। राजस्थान का अर्ध कुंभ। इसका मतलब ये नहीं है कि कुंभ का मतलब राजस्थान में कुछ मेलों को कुंभ की संज्ञा दे रखी है। वो कुंभ का मतलब ये होता है कि वो ऐसा नहीं है कि भाई कोई 4 साल में लगता है और कोई 12 साल में लगता है, भीड़ के हिसाब से। यहाँ भीड़ कुंभ की तरह से आती है बाकी पे, और इस पे कम आती है, इसलिए इसको अर्ध कुंभ कह देते हैं। बहुत बार आ रहा है सुइया मेला आजकल। और एक यहाँ पे वीरात्रा माता है। एक ही स्थान पे इतने मंदिर है, और वीरात्रा माता जो है उसका मंदिर भी यहीं पे ही है। और इसको कहते हैं बोपों की कुलदेवी। कई बार एग्जाम में आता है कि बोपों की कुलदेवी कौन सी है। अच्छा, आजकल ट्रेंड क्या है सवाल पूछने का? ऊपर लिखेगा चौहाटन बाड़मेर में इसमें से कौन सा तीर्थ स्थल स्थित नहीं है, फिर सारे के सारे ये। हम्म, कौन सा? हाँ, ये तो नहीं पूछ गए तो उससे हो गया ना, हस्तकला से। तीर्थ स्थल की बात करेगा तो ये, और बस तीन।
तो 3 आ जाएंगे, चौथा नहीं हो। अरे यहां भी है और जैसलमेर में भी होता है, इसका मतलब ये है। कानूड़ा, अब आपका दिमाग अगर विकसित हो गया तो इसका परव भी आपको पता है। भाई कृष्ण जी संबंधित है तो कब आएगा? हाँ, ये बात थी, आपको ऐसे विकसित करना था। जन्माष्टमी को होता है ये। अच्छा, ये एकमात्र डांस है जो युगल होता है, और युगल होने का कारण मैंने बताया, क्योंकि कृष्ण जी जो है वो कभी अकेले डांस करते ही नहीं। पुरुष क्या बनते हैं? कृष्ण। और महिला क्या बनती है? राधा। इसको गोपियां पसंद है बेटे को। इसमें महिला क्या बनती है? राधा। बताओ, कानूड़ा नृत्य कौन से प्रदेश में होता है? चौहाटन। चौहाटन कहाँ है? बाड़मेर। कौन से पर्व पे होता है? जन्माष्टमी। करते कौन है? युगल। पुरुष क्या बनेंगे? और महिला? बस ये याद रखना है, छाप दो।